आई एम लेवलिंग अप टू क्विकली। अध्याय 91। बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी। अगर वह अपनी ताकत को दबाता रहा तो यह जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि बेवकूफ़ बनने के लिए होगा। इसलिए जू वियान ने अपनी पूरी ताकत से अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला करने से पहले बस एक पल सोचा। जब तक वह लेट स्टेज कोनेट दायरे में जा सकती थी, जू वियान को भरोसा था कि वह पागल सम्राट जू झेनवू को पकड़ लेगी और कोनेट दायरे की अजेय ताकत हासिल कर लेगी। उस समय भले ही वह पागल सम्राट जू झेनवू का मुकाबला न कर पाए, उसके लिए भागना आसान होगा। लेकिन उससे पहले एक सीक्रेट मार्शल आर्ट सीखना बेहतर था जो अंदरूनी एनर्जी को छिपाए। अगर अंदरूनी एनर्जी बहुत ज़्यादा सामने आ जाती तो उसे कोई गलत मकसद वाला आसानी से खोज लेता। जू वानहाओ ने अभी तक अपनी असली ताकत दिखाने की हिम्मत नहीं की थी। नहीं तो पागल सम्राट जू झेनवू उसे किसी भी पल सबक सिखा देगा। इसलिए अभी के लिए इसे छिपाना ही बेहतर था। जहां तक उस सीक्रेट मार्शल आर्ट की बात है जो अंदर की चीज़ को छिपाती है, जू वुवान को वह बहुत पहले ही मिल गई थी। ये सीक्रेट मार्शल आर्ट बेमिसाल सीक्रेट आर्ट थी, छिपी हुई आर्ट। ये बेमिसाल सीक्रेट टेक्निक इटर्नल सी के अंदर की चीज़ को असरदार तरीके से छिपा सकती थी और ग्रीन ड्रैगन मस्टर्ड को भी पूरा कर सकती थी। अगर वह इसे पूरी तरह से सीख लेता तो जू वुवान को भरोसा था कि वह इसे ग्रीन ड्रैगन मस्टर्ड में मिला सकता है और इसे और बेहतर बना सकता है। जू वुवान ने इस बेमिसाल सीक्रेट टेक्निक को धीरे धीरे नहीं सीखा। आखिर अंदर की चीज़ बहुत तेज थी और महल खतरों से भरा था। वह जितनी देर करता यह उतना ही खतरनाक होता। इसलिए जू वुवान ने सीधे एक ब्रेक थ्रू पॉइंट खर्च करके इसे स्मॉल सक्सेस रेल तक पहुंचाया। जू वुवान के लिए, जिसके पास पहले से ही 8 फिगर फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट थे, छिपी हुई टेक्निक को स्मॉल सक्सेस रेल तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी ब्रेक थ्रू पॉइंट बहुत आसान थे। ब्रेक थ्रू पॉइंट की मदद से ऐसा लगा जैसे जू वुवान ने खुद दर्जनों दिनों तक छिपाने की टेक्निक सीखी हो। उसने इसे आसानी से समझ लिया और अपने इटर्नल सी इनर एसेंस को अच्छे से छिपा पाया। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार पियरलेस सीक्रेट टेक्निक, हिडन टेक्निक सीखी। आपने 3000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार पियरलेस सीक्रेट टेक्निक को बिगिनर रेल तक बढ़ाया। आपने 6000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार पियरलेस सीक्रेट टेक्निक को स्मॉल सक्सेस रेल तक बढ़ाया। आपने 20000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। हिडन टेक्निक को सीखने और अपग्रेड करने से जू वुवान 30,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स के करीब पहुंच गया था। ये लगभग उन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स के बराबर पहुंच रहा था जिनमें जू वुवान ने इन्वेस्ट किया था। दूसरे शब्दों में, जू वुवान ने हिडन टेक्निक को इस पॉइंट तक अपग्रेड करने के लिए ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट्स खर्च नहीं किए थे। लेकिन जब उसने 9 ड्रैगन्स फिस्ट, ग्रीन ड्रैगन कंसीलमेंट और मस्टर्ड सीड सीक्रेट स्किल के बारे में सोचा तो उसे मिले ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हिडन सीक्रेट स्किल को कल्टीवेट करने पर मिले ब्रेक थ्रू पॉइंट्स से बहुत कम लग रहे थे। लेकिन हिडन सीक्रेट स्किल दूसरे बेमिसाल मार्शल आर्ट्स और बेमिसाल सीक्रेट स्किल से ज़्यादा मजबूत नहीं था। मिले ब्रेक थ्रू पॉइंट इतने अलग क्यों थे? जू वुवान थोड़ी हैरान थी। उसने स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम के नियमों के बारे में सोचा। मिले ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की संख्या यूनिकनेस, असर और जू वुवान पर पड़ने वाले असर की डिग्री से जुड़ी थी। बेमिसाल मार्शल आर्ट्स और बेमिसाल सीक्रेट आर्ट्स की तुलना करें तो उनकी खासियत एक जैसी थी और जू वुवान पर उनके असर में ज़्यादा फर्क नहीं था। सिर्फ असर के मामले में कुछ फ़र्क हो सकते हैं। आखिरकार जब उन्होंने 9 ड्रैगन फिस्ट और एजियो ड्रैगन कंसीलमेंट की साधना की तो जू वियांग सिर्फ एक बॉडी टेम्परिंग स्टेज मार्शल आर्टिस्ट थे। लेकिन इस समय जू वियांग एक कॉर्नेट स्टेज मार्शल आर्टिस्ट थे। तब की तुलना में उनकी ताकत 10 गुना या 100 गुना कमज़ोर थी। जाहिर है इससे जो असर हुआ वह अलग था। शायद इसी वजह से मिले ब्रेक थ्रू पॉइंट्स के बीच इतना बड़ा फ़र्क था। एक आम बॉडी टेम्परिंग मार्शल आर्टिस्ट जो ज़ियानेटियन स्टेज के एक बड़े एक्सपर्ट के साथ खाना खा रहा है, भले ही वे एक ही चीज़ खाएं, क्या असर एक जैसा हो सकता है? जैसे धरती पर सबसे अमीर आदमी का बेटा वांग सिकोंग सड़क किनारे स्टॉल पर खाना खाते समय मिलनसार और ज़्यादा डाउन टू अर्थ था। लेकिन क्या कोई कहेगा कि जब कोई आम नागरिक सड़क किनारे स्टॉल पर खाता है तो वह मिलनसार और ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है? यह ज़मीन से जुड़ा हुआ एहसास नहीं था क्योंकि यह पहले से ही ज़मीन पर था। वांग सिकोंग सिर्फ सड़क किनारे स्टॉल पर खाकर न्यूज़ में आ सकता है, लेकिन एक आम नागरिक महल के जेड बैंक्वेट में खाकर भी न्यूज़ में नहीं आ सकता। सड़क किनारे स्टॉल पर खाना तो दूर की बात है। इतने बड़े असर के साथ जाहिर है मिलने वाले इनाम भी अलग अलग थे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि अपनी ताकत और अपनी पकड़ की एनर्जी की मात्रा में बढ़ोतरी के साथ जू वुवान को एहसास हुआ कि उसका हर कदम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट्स दिला सकता है। पहले जू वुवान को शायद लगा होगा कि यह अच्छा नहीं है, इससे वह तेज़ी से सुधार कर पाता। लेकिन अब जू वुवान ने पाबंदियों को छोड़ने और अपनी ताकत सुधारने पर ध्यान देने का फैसला किया था। यह जाहिर है उसके लिए बहुत अच्छी बात थी। इसलिए जू वियान ने पढ़ना शुरू कर दिया।
होस्ट को 9 झाओ की ज्योग्राफी जिंदगी में पहली बार पढ़ने के लिए बधाई। आपको 1000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को साउथ झाओ मैनर की माउंटेन रेंज की सिचुएशन को जिंदगी में पहली बार समझने के लिए बधाई। आपको 3000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को साउथ झाओ मैनर की नदी की सिचुएशन को जिंदगी में पहली बार समझने के लिए बधाई। आपको 5000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। जब वह अभी अभी ट्रांसमाइग्रेट हुआ था तो कमज़ोर, लाचार और दुखी ज़ू वुवान को आमतौर पर एक किताब पलटने से कुछ 100 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स ही मिलते थे। अब जब वह कोनेट स्टेज में आ गया था तो वह आसानी से 1000 से ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट्स पा सकता था। फ़र्क सच में साफ था। जैसे जैसे वह पुरानी किताबों के एक के बाद एक पेज पलटता गया, ज़ू वयांग, जिसकी मेमोरी बहुत तेज़ थी, उसने ज्ञान को बहुत तेज़ी से इकट्ठा किया और उसे अपने दिमाग में उकेर लिया। इससे ज़ू वयांग को स्वाभाविक रूप से सफलताओं की एक अंतहीन धारा मिली। औसतन हर किताब ज़ू वुवान को हज़ारों सफलता पॉइंट दिला सकती थी। बेडरूम के स्टडी रूम में 10,000 से ज़्यादा किताबें थीं। अगर वह उन सभी को पढ़ लेता तो वह कम से कम करोड़ों सफलता पॉइंट कमा सकता था। इतने सारे सफलता पॉइंट के साथ ज़ू वयांग के लिए अपनी ताकत को लेट स्टेज कोनेट रेल्म या यहाँ तक कि परफेक्टेड कोनेट रेल्म तक बढ़ाने के लिए ये काफ़ी था। क्योंकि ये सफलता पॉइंट बैच में आए थे, ज़ू वुवान की मौजूदा ताकत के साथ वह उन्हें आसानी से पचा सकती थी। पढ़ते समय ज़ू वुवान इन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को समझ पाए और लगातार अपनी ताकत और नींव को बढ़ाती रही। उसकी ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ी। अगर दूसरे मार्शल आर्टिस्ट की कल्टीवेशन स्पीड 1 थी और स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने खाने वाले मार्शल आर्टिस्ट की कल्टीवेशन स्पीड 10 थी, तो इस समय ज़ू वानहाओ की कल्टीवेशन स्पीड 100 से ज़्यादा थी। दोनों बिल्कुल अलग थे। स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम से आने वाले नोटिफिकेशन स्पैमिंग स्क्रीन की तरह थे, जो ज़ू वयांग के दिमाग में एक के बाद एक आ रहे थे। ज़ू वयांग की ताकत सिस्टम के नोटिफिकेशन के साथ थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी रॉकेट पर सवार हो। जाहिर है, उसने ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट्स कमाए। आगे जैसे जैसे ज़ू वयांग की ताकत बढ़ती गई और उसका रुतबा बढ़ता गया, ज़ू वयांग के हर कदम का असर ज़रूर ज़्यादा होता गया। जाहिर है, वह ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल कर पाएगी। ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब उसने ध्यान से सोचा तो ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। ज़ू वयांग को भी एक बड़ा कदम आगे बढ़ाना चाहिए और तेज़ी से अपनी ताकत और रुतबा बढ़ाना चाहिए। तभी वह अपनी ताकत तेज़ी से बढ़ा सकती थी और एक अच्छा साइकिल बना सकती थी। इसलिए स्पेशल माहौल को दबाए बिना ज़ू वयांग सच में ब्रेक थ्रू पॉइंट कमाने और खुद को बेहतर बनाने के प्रोसेस को तेज़ करना चाहता था। इससे उसे बहुत फ़ायदा होगा। ब्रेक थ्रू पॉइंट कमाने के लिए किताबें पढ़ने के अलावा ज़ू वयांग ने ब्रेक थ्रू पॉइंट कमाने के दूसरे तरीके भी सोचे। जैसे खाना। महल में अनगिनत स्वादिष्ट चीज़ें थीं, जिनमें से कई ज़ू वुवान ने पहले कभी नहीं खाई थीं। उसने खास तौर पर महल की नौकरानियों को उसके लिए हर तरह की स्वादिष्ट चीज़ें ढूंढने को कहा। मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं थी और हर डिश की 3 सर्विंग ही काफ़ी थीं। आखिरकार स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम के नियमों के अनुसार सिर्फ पहले 3 बार में ही ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल सकता था। होस्ट को ज़िंदगी में पहली बार कॉमन एरोवाना चखने के लिए बधाई। आपको 1000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को ज़िंदगी में दूसरी बार कॉमन एरोवाना चखने के लिए बधाई। आपको 800 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को ज़िंदगी में तीसरी बार कॉमन एरोवाना चखने के लिए बधाई। आपको 600 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। हर डिश से ज़ू वुवान को लगभग 2000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिल सकते थे। पढ़ते समय स्वादिष्ट खाने का मज़ा क्यों न लिया जाए। हालांकि ज़ू वुवान को पहले से ही पूरे देश में बेकार क्राउन प्रिंस, हिजड़ा क्राउन प्रिंस और नाकाबिल क्राउन प्रिंस के नाम से जाना जाता था। उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी, लेकिन उसके लिए कुछ स्वादिष्ट खाना खाना अभी भी बहुत आसान था। जियू झाओ देश की कई डिशेस काफ़ी अच्छी थीं, जो धरती की 99% डिशेस से कहीं ज़्यादा अच्छी थीं। आखिर यहाँ की सभी चीज़ों में स्पिरिचुअल एनर्जी थी और स्वाद भी खास तौर पर ताज़ा और मुलायम था। पहले ज़ू वयांग को यहाँ के खाने काफ़ी पसंद थे, लेकिन खास माहौल की वजह से वह जी भरकर खाने का मज़ा नहीं ले पाए। क्योंकि अब इस पर रोक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो उसे जाहिर है कि इसकी भरपाई करनी ही थी। वह इसमें से कुछ भी बर्बाद नहीं कर सकता था। पहले ऐसा लगता था कि उसने कुछ ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल करने से मना कर दिया था, लेकिन अब वह असल में इसकी भरपाई कर सकता था। इसके अलावा इस रोक की वजह से उसने और ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट्स कमाए थे। ये भी कुछ ऐसा था जिसके बारे में ज़ू वानहाओ ने पहले कभी नहीं सोचा था। इसके अलावा स्वादिष्ट खाने के अलावा ज़ू वयांग ने इस दौरान काफ़ी सारे कुदरती खजाने और अमृत भी जमा कर लिए थे। होस्ट को 100 साल पुराना गोल्डन लोड्स खाने के लिए बधाई। आपने 100,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को 100 साल पुरानी गेगन घास खाने के लिए बधाई। आपने 200,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को 800 साल पुरानी गाय की जिनसेंग खाने के लिए बधाई।
आपने 1000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। इससे पहले जू वुवान ने पहले ही सोच लिया था कि शायद एक दिन जिंदा रहने के लिए उसे पहले की तरह ब्रेक थ्रू पॉइंट्स पाने की रफ्तार को दबाने के बजाय तेज करना होगा। इसलिए जू वुवान ने जानबूझकर कई स्वर्गीय खजाने और स्पिरिट पिल्स इकट्ठा किए थे, बर्फ की परत में एक गड्ढा खोदा था और उन्हें छिपा दिया था। हालांकि जू वुवान को उम्मीद नहीं थी कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। अब इन कुदरती खजानों और अमृत का इस्तेमाल अपने आप होने लगा। उनमें से हर एक जू वुवान के लिए हजारों से ज्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट ला सकता था, जिससे वह अपनी ताकत और भी तेजी से बढ़ा सकती थी। इसके अलावा नौजहाओ देश के क्राउन प्रिंस के तौर पर जू वयांग भी कई कुदरती खजानों और अमृत पाने के काबिल थे। पहले उनकी तरक्की को धीमा करने के लिए जू वयांग ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन अब जू वुवान को डर था कि वह जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी, इसलिए उसने अपने भरोसेमंद से इंपीरियल एकेडमी ऑफ मेडिसिन जाकर सभी तरह के कुदरती खजाने और अमृत लेने को कहा। उसने हर चीज़ के 3 हिस्से लिए। पागल सम्राट जू झेनवू और दूसरे राजकुमारों और राजकुमारियों का शक पैदा होने से बचाने के लिए जू वुवान ने सिर्फ कुछ चीज़ें ली थी जो मेरिडियन की रिकवरी, इंसानी जड़ों को पोषण देने, क्यूई और खून को फिर से भरने वगैरह के लिए फ़ायदेमंद थीं। फिर भी यह एक हैरान करने वाली संख्या थी। आखिरकार नौजहाओ राष्ट्र एक बहुत बड़ा देश था जो धरती पर हुआ राष्ट्र से कम नहीं था। उसके पास हैरान करने वाली मात्रा में अलग अलग जड़ी बूटियां और रहस्यमयी चीज़ें थीं। भले ही यह उनका एक खास हिस्सा ही क्यों न हो, फिर भी यह एक हैरान करने वाली संख्या थी। यह जू वुवान के लिए लंबे समय तक मज़े करने के लिए काफ़ी थी। इन खजानों की मदद से जू वयांग के ब्रेक थ्रू पॉइंट्स कमाने की स्पीड और भी तेज़ हो गई, और जिस स्पीड से उसकी ताकत बढ़ी वह स्वाभाविक रूप से एक बढ़ती हुई लहर की तरह थी। जू वुवान ने अपना लगभग सारा समय और एनर्जी किताबें पढ़ने, स्पिरिट हर्ब्स खाने और स्वादिष्ट खाना खाने में बिताए। ऊपर यह एक अविश्वसनीय स्पीड से ऊपर उठ रहा था। ये ब्रेक थ्रू पॉइंट्स असल में जू वयांग ने तब पचा लिए थे जब वह किताबें पढ़ रहा था और स्वादिष्ट खाना खा रहा था। जब उसने कुछ स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने खाए तभी उसे बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले। जू वयांग अभी भी उन्हें समय पर समझ नहीं पा रहा था और उसे इन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को समझने के लिए कुछ समय चाहिए था। बेशक अगर वह अपग्रेड करने के प्रोसेस में बहुत थक जाता तो जू वयांग कुछ नई महल की नौकरानियों और दरबारियों को कुछ आराम करने वाली एक्सरसाइज करने के लिए बुला लेता। साथ ही वह बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स भी कमा सकता था। होस्ट को बधाई कि तुमने अपनी जिंदगी में पहली बार 4 मशहूर दरबारियों में से एक लियूरू का हाथ पकड़ा। तुम्हें 1 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई कि तुमने अपनी जिंदगी में पहली बार 4 मशहूर दरबारियों में से एक लियूरू को गले लगाया। तुम्हें 3 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को 4 मशहूर दरबारियों में से एक लियूरू के साथ जिंदगी में पहली बार एक्सरसाइज करने के लिए बधाई। तुमने 10 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। जू वानहाओ को उम्मीद नहीं थी कि 9 झाओ नेशन में असल में 4 मशहूर दरबारी थीं। उनमें से 2 मून कैपिटल में थीं। वे लियूरू और झाओ शियाओ थीं। लियूरू का नाम धरती की 4 मशहूर दरबारियों जैसा ही था। जाहिर है जू वुवान को दिलचस्पी थी। ये जानने के बाद कि लियू ऋषि भी एक दरबारी थी, उसने तुरंत उसे क्राउन प्रिंस की ताकत से महल में बुलाया। सिर्फ 2 घंटे में उसने प्यार की ट्रिलॉजी पूरी कर ली और लियू ऋषि को 4 मशहूर दरबारियों में से एक बना दिया। लियू रू ने भी निराश नहीं किया। उसने जू वुवान को लगभग 20 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स दिए, जिससे जू वुवान की ताकत बहुत बढ़ गई और वह मिड स्टेज कोनेट रेल्म के बहुत करीब आ गई। अपनी अभी की स्पीड के हिसाब से जू वुवान जरूर बॉटलनेक को तोड़ पाएगा। 3 दिनों के अंदर और कोनेट रेल्म के मिड स्टेज में एक महान एक्सपर्ट बनने के लिए आगे बढ़ें। हालांकि जू वानहाओ इतनी मेहनत कर रहा था, फिर भी उसे एहसास हुआ कि जिस स्पीड से उसने ब्रेक थ्रू पॉइंट्स कमाए थे वह उतनी तेज नहीं थी जितनी तब थी जब वह सदर्न वेस्टलैंड का मजाक था। जिस स्पीड से ब्रेक थ्रू पॉइंट स्क्रीन पर आ रहे थे वह अब से कहीं ज्यादा तेज थी। क्या ऐसा हो सकता है कि यह वह मशहूर कहावत थी कि जानबूझकर लगाया गया फूल नहीं खिलेगा, लेकिन अनजाने में लगाया गया विलो पेड़ छाया में उग जाएगा। जू वुआन ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाया और एक बार फिर पुराने रिकॉर्ड में डूब गया। जाहिर है सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाना काफ़ी नहीं था। कुछ सोचने के बाद जू वुआन ने 9 ड्रैगन फिस्ट को चौथे लेवल से 5वें लेवल तक बढ़ाने के लिए लाखों ब्रेक थ्रू पॉइंट्स खर्च किए। एक बार जब वह इसे पूरी ताकत से इस्तेमाल करता तो वह अपनी अटैक पावर का 5 गुना इस्तेमाल कर सकता था। जू वुआन ने इल्यूजन गॉड स्टेट्स को माइनर मास्टरी स्टेज से मेजर मास्टरी स्टेज में भी अपग्रेड किया था। 9 ड्रैगन फिस्ट और के कॉम्बिनेशन से इल्यूजन गॉड स्टेप्स एक लेट स्टेज कोनेट मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी जू वुआन को हराना बहुत मुश्किल होगा। मिड स्टेज कोनेट मार्शल आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़ दें। जू वानहाओ की अभी की ताकत पहले ही मैड एम्परर जू झेनवू के लेवल तक पहुंच चुकी थी। हालांकि वह अभी भी मैड एम्परर जू झेनवू का मुकाबला करने से बहुत दूर था, कम से कम उसे पकड़ने और उससे आगे निकलने की संभावना तो थी।
महल के राजकुमारों और राजकुमारियों के पास अब जू वुवान से मुकाबला करने का मौका नहीं था। उनमें सबसे ताकतवर कास्टवेन रेल्म के छठे टिए के आसपास ही था। अगर जू वुवान तैयार होती तो वह उन्हें उंगली से कुचल सकती थी। इसके अलावा जू वुआन के पास अभी भी बेहतर होने का एक रास्ता था। जब जू वयांग ने इन स्वर्गीय रिसोर्स और स्पिरिट पिल्स का सेवन किया तो स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम से मिले ब्रेकर थ्रू पॉइंट के अलावा इन स्वर्गीय रिसोर्स और स्पिरिट पिल्स का मेडिसिनल असर भी जू वयांग की मदद करेगा। जिन खजानों और अमृत के साइड इफेक्ट ज़्यादा गंभीर थे उनके लिए जू वयांग अपने आप मेडिसिनल इफेक्ट छोड़ देगा, लेकिन जिन खजानों और अमृत के साइड इफेक्ट कम थे उनके लिए जू वयांग मेडिसिनल इफेक्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा और अपनी ताकत और बढ़ा लेगा। नतीजतन जू वुआन के इम्प्रूवमेंट की स्पीड और भी तेज़ हो गई। उसके निचले डेंटियन में वास्ट सी इंटरनल एसेंस पहले ही पानी की टंकी के साइज से बढ़कर तालाब के साइज का हो गया था। उसके निचले डेंटियन को सेंटर बनाकर रिच और प्योर वास्ट सी इंटरनल एसेंस एक खास रास्ते पर चला और 9 महान चक्र मेरिडियन की ओर बहता हुआ एक रहस्यमयी रास्ता बनाता गया। इटर्नल सी कल्टिवेशन डायग्राम विशाल सागर के अंदरूनी सार को आधार मानकर, 9 महान चक्र मेरिडियन को रास्ता मानकर और निचले डेंटियन को कोर मानकर ये घूमता रहा, बड़ी मात्रा में ब्रेकर थ्रू पॉइंट और दवा की शक्ति को शुद्ध विशाल सागर के अंदरूनी सार में बदलता रहा। धीरे धीरे जू वुआन के शरीर में एक अदृश्य धारा बनाता रहा। जब धारा कुछ मीटर चौड़ी हो गई तो इसका मतलब था कि जू वुआन की ताकत रुकावट को तोड़कर एक नए दायरे में आ गई थी। बादलों का बारिश में इकट्ठा होना, बारिश का धाराओं में गिरना, फिर नदियों में, पूरे रास्ते असीम सागर तक। ये 4 दायरे थे जिनसे किसी को कोने स्टेज में गुजरना पड़ता था। हालांकि आम हालात में दूसरे जियाटियन दायरे के मार्शल आर्टिस्ट के शरीर में जियाटियन अंदरूनी युआन की मात्रा और क्वालिटी जू वुआन से बहुत कम थी। जब वे जियाटियन दायरे के बीच के स्टेज में दाखिल हुए तो उनके शरीर में जियाटियन धारा का 1 मीटर चौड़ा होना पहले से ही बहुत अच्छा था, लेकिन जू वुआन के शरीर में जियाटियन स्ट्रीम कम से कम कुछ मीटर चौड़ी थी। भले ही जियाटियन स्ट्रीम अभी तक नहीं बनी थी, जू वुआन के शरीर में मौजूद विशाल समुद्री अंदरूनी सार असल में संख्या और क्वालिटी के मामले में एक मिड स्टेज जियाटियन योद्धा से कम नहीं था। जू वुआन की अभी की ताकत के साथ वह फर्स्ट रेट एक्सपर्ट्स के बीच हावी होने के लिए काफ़ी मजबूत थी। उसे टॉप नॉच एक्सपर्ट्स के नीचे सबसे ताकतवर ग्रुप कहा जा सकता था। नौजहां देश में शुरुआती और बीच के जियाटियन दायरे के योद्धा फर्स्ट रेट एक्सपर्ट्स कहलाने के काबिल थे और बाद के जियाटियन दायरे के योद्धा टॉप नॉच एक्सपर्ट्स कहलाने के काबिल थे। सिर्फ वही लोग जो जियाटियन दायरे में कदम रख चुके थे उन्हें बेमिसाल एक्सपर्ट्स कहा जा सकता था। यह मार्शल आर्ट के रास्ते का भी अंत था, आगे कोई रास्ता नहीं था। बाहर जू वुआन की वजह से आया तूफान अभी भी जारी था और यह और तेज होता जा रहा था। जू वुआन को कचरा राजकुमार, नाकाबिल राजकुमार, हिजड़ा राजकुमार कहा जाता था। उसका नाम पूरे नौजहां राष्ट्र और आसपास के देशों में गूंजता था। यहाँ तक कि बड़े दक्षिणी बंजर इलाके में भी उसे थोड़ा मशहूर माना जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मामला बहुत खास और अजीब था। इसके अलावा पागल सम्राट जू झेनवू दक्षिणी बंजर इलाके में काफ़ी मशहूर था। आखिर जू वुडी का टाइटल उसने एक मुक्के और लात से हासिल किया था। पागल सम्राट जू झेनवू के जुड़ने और जू वुआन के कारनामे वाकई ध्यान खींचने वाले थे। ये समझा जा सकता था कि यह मामला इतना फैल गया था। खुशकिस्मती से जू वुआन पर आइडल होने का बोझ नहीं था, वरना जब वह अपनी इज्जत इस तरह खराब होते देखता तो शायद जोर जोर से रोता। बाहर अमीर और ताकतवर लोग, राजकुमार और राजकुमारियां, रखेलें और आम लोग जो जू वुआन पर हंस रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह क्राउन प्रिंस जियू झाओ, जिसकी उन्होंने इतनी बुराई की थी, असल में बिना किसी आवाज़ के कॉर्नर ट्रेल में घुस गया था। वह सदर्न वेस्टलैंड में एक मशहूर क्वासी टॉप एक्सपर्ट था। और इस साल जू वुआन सिर्फ 17 साल की थी। सदर्न वेस्टलैंड में किसी ने भी 17 साल के टॉप नॉच एक्सपर्ट के बारे में सुना नहीं था, देखा तो दूर की बात थी। भले ही यह पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये पहले कभी नहीं हुआ था। सदर्न वेस्टलैंड के इतिहास में सबसे कम उम्र की इनबॉर्न एक्सपर्ट पहले से ही लगभग 30 साल की थी। उसकी तुलना में जू वुआन की उम्र लगभग आधी थी। और जू वुआन अभी भी बहुत तेज़ी से बेहतर हो रही थी। उसे बाहर की हवा और बारिश की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, साथ ही क्राउन प्रिंस पैलेस की वीरानी की भी। असल में जू वुआन को बेकार राजकुमार, नाकाबिल राजकुमार और बेवकूफ़ राजकुमार कहा जाता था। उसका नाम पहले ही पूरे मून कैपिटल में फैल चुका था और उसने खुद का पतन, भविष्य बर्बाद और कोई उम्मीद नहीं तक कह दिया था। नतीजतन क्राउन प्रिंस के महल में जिन गार्ड, हिजड़े और महल की नौकरानियों का भविष्य अच्छा था, वे एक एक करके चले गए। अब जब हिजड़ा क्राउन प्रिंस का टाइटल आ गया था तो वे गार्ड, हिजड़े और महल की नौकरानियां जिनमें थोड़ी भी बड़ी इच्छा थी, वे तुरंत और भी तेजी से भाग गए। क्राउन प्रिंस पैलेस, जिसमें असल में 100 से ज़्यादा नौकर थे, अब पलक झपकते ही सिर्फ 30 से 40 लोग रह गए थे।
बेशक लगभग 100 सुंदरियां भी थीं जो जू वेयांग की हाल ही में हुई थीं। कुल मिलाकर लगभग 150 लोग थे और उनमें से सिर्फ लगभग 40 ही सेवा कर रहे थे। बाकी सब मालिक थे, तो वे सबका ख्याल कैसे रख सकते थे? इसलिए ये औरतें कई काम सिर्फ खुद ही कर सकती थीं। जू वुआन की ऐसी हालत देखकर वह शुरू में एक राजकुमार या राजकुमारी चाहता था ताकि वह खाने पीने की चिंता किए बिना जिंदगी जी सके। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जू वुआन एक नकली हिजड़ा होगा। इस वजह से महल की कई नौकरानियां और दरबारी जिन पर जू वुआन का प्यार था अब और टिक नहीं पाईं और एक के बाद एक क्राउन प्रिंस का महल छोड़ गईं। जिन्हें अपना पुराना रिश्ता याद था वे आकर उससे मिलती, जबकि जो ठंडी थीं वे उससे मिलती भी नहीं थीं। जू वानहाओ उन्हें रुकने के लिए मनाना चाहती थी, लेकिन अपनी अभी की हालत को सोचकर वह उन्हें यह नहीं बता सकी कि वह कोई बेकार नहीं है। वह इन खूबसूरत औरतों को रुकने के लिए कैसे मना सकता था? इसके अलावा जू वुआन अच्छी तरह जानता था कि जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ेगी देर सवेर उसे पागल सम्राट जू जेनेवु से लड़ाई करनी पड़ेगी। उस समय ये पता नहीं था कि कौन जीतेगा। एक बार जब जू वेयांग हार गया तो खुद की तो बात ही छोड़िए, उसके साथ रहने वाली ये औरतें भी शायद मौत से बच न पातीं। क्योंकि ऐसा था इसलिए उन्हें रुकने के लिए मजबूर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कुछ ही दिनों में क्राउन प्रिंस के महल की आधी से ज़्यादा सुंदरियां कम हो गईं। आखिर में जू वेयांग के साथ सिर्फ 30 या उससे थोड़ी ज़्यादा ही बचीं। उनमें चूजिया और लाइचुन थीं। ये दो लड़कियां जू वेयांग के ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद से ही उसके साथ थीं। फ़र्क ये था कि जब वे ट्रांसमाइग्रेट हुई थीं तो लाइचुन और चूजिया दोनों ही जू वेंसी 38वें राजकुमार के अंडर थीं। वे जू वेयांग पर नज़र रखने और उसकी निगरानी करने के इंचार्ज थे। लेकिन अब क्योंकि दोनों लड़कियों ने पहली बार जू वुआन को अपना प्यार दिया था, इसलिए 38वें राजकुमार जू वेंसी जाहिर है इस तरह का बर्बाद फूल नहीं चाहते थे। इसके अलावा जू वुआन पहले से ही पूरी तरह से अपाहिज था और उसकी कोई कीमत नहीं थी। इसलिए उसने चूजिया और लाइचुन को क्राउन प्रिंस पैलेस में छोड़ दिया और उन्हें वापस नहीं जाने दिया। ये सीन देखकर लाइचुन और चूजिया, जो शुरू में उसके वफादार थे क्योंकि उन्होंने जू वुआन का साथ दिया था, ने पूरी तरह से उसका साथ देने का फैसला किया। अब उनके मन में कोई शक नहीं था। भले ही जू वुआन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन दोनों लड़कियों ने उसे नहीं छोड़ा। इससे जू वुआन उन्हें एक नई नज़र से देखने लगा। हालांकि जू वुआन को यह उम्मीद नहीं थी कि 4 मशहूर दरबारियों में से एक लियू भी पीछे रह गई और अपनी मर्जी से जू वुआन के साथ चली गई। इससे जू वुआन बहुत हैरान हुआ। उसे नहीं पता था कि लियू उसके जैसे होपलेस क्राउन प्रिंस का साथ क्यों देगा। लियू ऋषि के लुक्स और काबिलियत को देखते हुए उसके लिए दूसरा पार्टनर ढूंढना मुश्किल नहीं था। इसके अलावा जू वुआन ने लियू ऋषि के साथ सिर्फ एक रात बिताई थी। वह पहले से ही हैरान था कि लियू उसके बुलावे पर मान गई और क्राउन प्रिंस के महल में आ गई। अब वह दूसरी दरबारियों और महल की नौकरानियों की तरह नहीं गई, जिससे जू वेयांग उसके बारे में बहुत अच्छा सोचने लगा। इसीलिए जू वानहाओ ने अगली रात आसपास पूछा और पता चला कि लियू बहुत समय से मुश्किलों में थी और उन ऐशो आराम के दिनों से तंग आ चुकी थी। जिस पल से वह क्राउन प्रिंस के महल में आने के लिए राजी हुई, उसने सोचा था कि वह जू वेयांग के साथ शांति और स्टेबल जिंदगी जिएगी। उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए जू वेयांग का भविष्य है या नहीं यह उसके लिए ज़रूरी नहीं था। क्राउन प्रिंस यूनिच के टाइटल की बात करें तो लियू, जिसने जू वेयांग की ज़बरदस्त ताकत का अनुभव किया था और इंटरकोर्स की कला से अच्छी तरह वाकिफ थी, उसे इस पर यकीन नहीं हुआ। महाराज, क्या आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं? लियू के शक वाले सवाल का सामना करते हुए जू वेयांग बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। हवा और बारिश वाली रात के बाद जू वेयांग की ताकत फिर से बढ़ गई थी। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में पहली बार ज़ियानटियन दायरे के बीच के स्टेज में पहुंचने के लिए बधाई। आपने 16 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। लियू पहले ही जा चुकी थी। जू वुआन अकेले बर्फ के बिस्तर पर लेटी थी, चुपचाप उस अजीब ताकत को सोख रही थी जो अंदर आ रही थी और उसके मौजूदा दायरे को स्थिर कर रही थी। उसके शरीर में मौजूद विशाल समुद्री अंदरूनी तत्व ने पहले ही कुछ मीटर चौड़ी एक धारा बना ली थी। यह एक सही तरीके से घूमता था, उसके निचले डेंटियन और उसके 9 मुख्य चक्र मेरिडियन के बीच आता जाता रहता था। हर बार जब ये घूमता तो थोड़ा बढ़ जाता। साथ ही यह जू वुआन के शरीर को लगातार पोषण और बेहतर बना रहा था, जिससे जू वुआन के शरीर का हर हिस्सा ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली बन रहा था। अंदरूनी एनर्जी के पोषण से जू वुआन की उम्र बढ़ गई थी। अगर वह स्वस्थ होती तो वह कम से कम 130 साल तक जी सकती थी। अगर वह किस्मत वाली होती तो 150 साल तक भी जी सकती थी। उसके निचले डेंटियन में विशाल समुद्री अंदरूनी सार पहले से ही एक बड़े तालाब जैसा था, जो कोनेट दायरे के आखिरी स्टेज के कुछ टॉप एक्सपर्ट्स के बराबर था। दूसरे शब्दों में, जू वेयांग की मौजूदा ताकत के साथ वह कोनेट कल्टीवेटर कहलाने के लिए पूरी तरह से काबिल था।
एक टॉप क्लास एक्सपर्ट जू वुयान ने ब्रेकर थ्रू पॉइंट का इस्तेमाल करके 9 ड्रैगन फिस्ट को 5वें लेवल पर अपग्रेड किया था और जू वुयान ने इल्यूजन गॉड स्टेट्स को भी ग्रेट सक्सेस रेल में अपग्रेड किया था। दोनों एक दूसरे को पूरा करते थे। जू वुयान की कॉम्बैट स्ट्रेंथ इतनी मजबूत थी कि वह लेट स्टेज कोनेट रेल्म को पूरी तरह से हरा सकती थी। टॉप एक्सपर्ट्स में भी जू वुयान सबसे अच्छी थी। जू वानहाओ की अभी की स्ट्रेंथ के साथ उसे महल में खुद को बचाने में मुश्किल से ही कॉन्फिडेंट माना जा सकता था। अगर उसे सच में मैड एम्परर जू जेनवू ने ढूंढ भी लिया तो भी जू वानहाओ में कॉन्फिडेंस होगा। उसके भागने का 1% चांस था। यह ज्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन ये जानना था कि इससे पहले जू वुयांग के भागने का चांस 10,000 में एक भी नहीं था। इसके मुकाबले ये चांस पहले से ही बहुत अच्छा था। साफ साफ कहें तो जू वुयान के अभी के कल्टीवेशन फाउंडेशन और बेमिसाल मार्शल आर्ट्स के साथ अगर उसका सामना कुछ कमजोर कोनेट परफेक्शन बेमिसाल एक्सपर्ट से होता तो जू वुयान उन्हें हरा सकता था। अगर वह जियोझाओ कंट्री के जियांगहू में घुस जाता तो जू वुयान अभी भी एक बेमिसाल एक्सपर्ट होने का दिखावा कर सकता था, इसलिए उसे लगभग बेमिसाल एक्सपर्ट कहना कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा जाएगा। एक बार जब वह लेट स्टेज कोनेट दायरे में कदम रख पाता तो जू वुयान में जू जेनवू को हराने का कॉन्फिडेंस होता। उस समय भले ही वह जू जेनवू को हरा ना पाता, लेकिन वह उसके साथ बराबरी से लड़ पाता। अचानक ताकत बढ़ने की आदत पड़ने के बाद जू वुयांग ने पढ़ना, स्वादिष्ट खाना खाना, दवा की गोलियां लेना और खूबसूरत औरतों के साथ सोना जारी रखा। उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और साथ ही वह फ्री ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स जमा कर रहा था। जब भी उसे कोई इमरजेंसी आती तो वह तुरंत अपनी ताकत बढ़ाने के लिए फ्री ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकता था। शक से बचने के लिए दुखी और निराश जू वुयान ने इंसानी जड़ों की कमी को पूरा करने के लिए सभी तरह के प्राकृतिक खजाने और अमृत लेने के अलावा कुछ खास चीजें भी खाईं। इन चीजों से जू वुयान को बहुत सारे ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स भी मिले। होस्ट को जिंदगी में पहली बार गधे का लिंक खाने के लिए बधाई। आपने 10,000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को जिंदगी में पहली बार बाघ का लिंक खाने के लिए बधाई। आपने 50,000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को जिंदगी में पहली बार हरे हिरण का लिंक खाने के लिए बधाई। आपने 100,000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। जू वुयान शुरू में बस ये दिखाना चाहता था कि उसका शरीर अभी भी कमजोर है। वह हर तरह के खूंखार जानवरों के कोड़े खा रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इन खूंखार जानवरों के कोड़ों से उसे सच में कोई बड़ा ब्रेकर थ्रू पॉइंट मिलेगा। लेकिन ध्यान से सोचने पर यह काफी नॉर्मल लगा। आखिर दुनिया चाहे कोई भी हो, कोड़े लोगों को कल्पना करने पर मजबूर कर देते थे। और यह भी कि इस दुनिया में बहुत सारे कोड़े थे। जब जू वुयांग धरती पर था तो उसने कभी उन्हें खाने के बारे में सोचा भी नहीं था, खाना तो दूर की बात है। अब जब उसने अचानक उन्हें चखा था तो जाहिर है कि उस पर उनका गहरा असर हुआ और वे जाहिर है उसे और ज्यादा ब्रेकर थ्रू पॉइंट दिला सकते थे। ये सीन देखकर जू वानहाओ जाहिर है कि ब्रेकर थ्रू पॉइंट कमाने का इतना अच्छा तरीका नहीं छोड़ेगा। उसने तुरंत शाही शेफ से कहा कि वे उसके लिए सभी तरह के जानवरों के चाबुक इकट्ठा करें और हर तरह के 3 सेट तैयार करें। शाही किचन की ताकत से सभी तरह के जानवरों के चाबुक पाना आसान था। बहुत जल्द जू वुयान ने 1000 से ज्यादा तरह के जानवरों के चाबुक तैयार कर लिए। जैसे जैसे समय बीता ये संख्या बढ़ती गई। डोंगयुआन कॉन्टिनेंट पर खूंखार जानवरों की संख्या, नस्ल और संख्या दोनों में धरती पर मौजूद जानवरों से कहीं ज्यादा थी। जू वुयांग को हर तरह के जानवरों के कोड़े बेतहाशा खाते देखकर ये और पक्का हो गया कि जू वुयांग सच में जड़ से बीमार था और उसने किसी को शक नहीं दिलाया। आखिरकार किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जू वुयांग इस तरीके से इतने सारे ब्रेकर थ्रू पॉइंट कमा सकता है और अपनी ताकत बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। किसी की भी नज़र में अलग अलग जानवरों के कोड़े सिर्फ इंसान की जड़ बढ़ा सकते थे। ताकत बढ़ाने का असर बहुत कम था। सिर्फ जानवरों के कुछ खास कोड़ों का ही ताकत बढ़ाने पर कुछ असर होता था। हालांकि जानवर के कोड़े पर भरोसा करके बेहतर बनने के बजाय खुद ही साधना करना बेहतर था। इसलिए जब जू वुयान ने जानवर का कोड़ा लिया तो सब बस मजाक में देख रहे थे। जू वुयांग के हर तरह के खजाने और अमृत इकट्ठा करने के काम पर भी ज्यादा शक नहीं हुआ, क्योंकि उसकी पहचान एक नकली हिजड़े की थी। खासकर इसलिए क्योंकि जू वुयांग एक बेकार था जिसने अपना युआन यांग खो दिया था। हालांकि पहले इन सुरक्षा रंगों ने जू वुयान को बहुत सारे बुरे निकनेम दिए थे, लेकिन इससे जू वुयान को बहुत सहूलियत भी मिली थी। कहा जा सकता है कि यह एक छिपा हुआ आशीर्वाद था। वहाँ हर तरह के आसमानी और दुनियावी खजाने थे जिन्हें उसने कभी नहीं आजमाया था। हर तरह की रूहानी गोलियां थीं जिन्हें उसने कभी नहीं लिया था। हर तरह की स्वादिष्ट डिश थी जिनका उसने कभी मज़ा नहीं लिया था। हर तरह के अजीब स्वाद वाले जानवरों के कोड़े थे। बाढ़ की तरह जू वुयांग की ताकत बहुत तेजी से बढ़ी। हालांकि यह स्पीड अभी भी क्रैश प्रिंस, इनकॉम्पिटेंट प्रिंस और हिजड़ा प्रिंस पाने के लिए काफ़ी नहीं थी। जब उसे कोई टाइटल दिया गया तो वह अभी भी आमतौर पर 10 गुना या 100 गुना बेहतर था।
अपनी जीभ का स्वाद लेते हुए जू वुयान की सीखने की यात्रा भी काफ़ी आसान थी और उसे अचानक बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ। डोंग, जब जू वयांग अपनी पसंद की किताबें पलट रही थी तो गलती से बुकशेल्फ के पीछे एक दीवार से टकरा गई। दीवार से एक अजीब सी आवाज़ आए, खोखली दीवार। जू वुयान एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर उसने 2 बार खटखटाया। डोंग डोंग, ये पक्का करने के बाद कि यह एक खोखली दीवार है, जू वुयान ने फिर से खटखटाया और महसूस किया कि इस खोखली दीवार का एरिया सिर्फ लगभग 1 फीट डायमीटर का था। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता। ये जानना ज़रूरी था कि क्राउन प्रिंस के बेडरूम की स्टडी में कई बेमिसाल मार्शल आर्ट थे। ये बेमिसाल मार्शल आर्ट भी खोखली दीवार के पीछे रखने लायक नहीं थे। कोई भी खोखली दीवार के पीछे की चीज़ों की कीमत का अंदाज़ा लगा सकता था। उसे नहीं पता था कि अंदर कौन सी अच्छी चीज़ें हैं या क्राउन प्रिंस का कौन सा काम है। ऐसा लग रहा था कि जू वयांग को इससे फ़ायदा होने वाला है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सावधानी के लिए जू वुयान ने सीक्रेट ट्रेनिंग रूम से तलवार निकाली। उसी समय उसने अपने सामने आने वाले रास्ते को रोकने के लिए एक ढाल का इस्तेमाल किया और ध्यान से खोखली दीवार को काट दिया। खोखली दीवार के पीछे कोई हलचल नहीं थी, इसलिए साफ तौर पर कोई मैकेनिज्म या ऐसा कुछ नहीं था। जू वुयान को थोड़ी राहत मिली। उसने खोखली दीवार को काटा और अंदर क्या था ये दिखाया। होस्ट को बधाई, जिंदगी में पहली बार एक अच्छी मुलाकात के लिए। आपको 1 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम ने समय पर एक प्रॉम्प्ट दिया। उसका सिर्फ एक किस्मत वाला एनकाउंटर हुआ था और उसे अभी मिलना बाकी था, लेकिन उसे पहले ही बहुत सारे ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिल चुके थे। अगर उसे किस्मत वाला एनकाउंटर मिल जाता तो उसे कितने ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिल सकते थे। जू वुयान का मन किया कि वह अपनी लंबी तलवार से खोखली दीवार के पीछे रेशमी कपड़े को खोले, जिससे अंदर लिपटी एक सिल्वर ब्लू किताब निकली। ये सिल्वर ब्लू किताब सिर्फ 2 इंच मोटी थी। ये पता नहीं था कि यह किस मटेरियल से बनी थी। ये कन्फर्म करने के बाद कि इस पर कोई जाल या जहर नहीं है, जू वयांग ने इसे अपने हाथ में लिया। उसकी आंखों में 6 पुराने सील के अक्षर आए, तियान्या मिंग्यू सेबर आर्ट। होस्ट को जिंदगी में पहली बार तियान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक पाने के लिए बधाई। तुमने 30 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। हिस, जू वुयान हौंफने से खुद को रोक नहीं पाए। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उसे इस बार कई ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले थे। सबसे ज़रूरी बात, ओरिजिनल ओनर की यादों में तियान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक का साफ साफ जिक्र था। पौराणिक मार्शल आर्ट्स। पिछले हज़ारों सालों में कुछ ही लोग जू रॉयल फैमिली की अल्टीमेट टेक्निक में माहिर हो पाए थे। ये बहुत मुश्किल थी और इसकी पावर 9 ड्रैगन फिस्ट से कहीं ज़्यादा थी। वास्ट सी ओरिजिनल कोड, तियान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक, फ्लोइंग इल्यूसरी शैडो स्टेप्स। इन्हें 9 झाओ नेशन की 3 महान दिव्य आर्ट्स के तौर पर भी जाना जाता था और ये जू रॉयल फैमिली की सिर्फ 3 पौराणिक लेवल की मार्शल आर्ट्स थीं। उनमें से तियान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक को नंबर 1 अटैक टेक्निक के तौर पर जाना जाता था। कोई सोच सकता है कि यह सेबर टेक्निक कितनी पावरफुल थी। नॉर्मल हालात में सिर्फ 9 झाओ के एम्परर ही ऐसा कर सकते थे। देश और जू शाही परिवार के सबसे खास राजकुमार और राजकुमारियां तियान्या मिंग्यू सेबर आर्ट देखने के काबिल थे। कम से कम असली मालिक और नाकाबिल जू वयांग इसे देखने के काबिल नहीं थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई चुपके से क्राउन प्रिंस के बेडरूम में स्टडी रूम की दीवार पर एंडलेस मून सेबर टेक्निक की कॉपी लगा देगा। हालांकि यह सिर्फ एक तहखाना था, लेकिन ये लोगों को हैरान करने के लिए काफ़ी था। मिथिकल लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक, वेस्ट सी ओरिजिनल कोड के कमाल के असर का अनुभव करने के बाद जू वुयान अभी भी सोच रहा था कि वह तियान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक और फ्लोइंग इल्यूसरी शैडो स्टेप्स कब सीख पाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बिना किसी मेहनत के उन्हें ढूंढ पाएगा। असल में उसे गलती से अपने बेडरूम की स्टडी में तियान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक मिल गई थी। हालांकि इसके बारे में सोचने पर पिछले 17 क्राउन प्रिंस में बहुत टैलेंटेड जीनियस लोगों की कोई कमी नहीं थी जो तियान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक पढ़ने के काबिल थे। उनके लिए तियान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक याद करने के बाद एक कॉपी छोड़ना काफ़ी नॉर्मल था। यह जू फैमिली के शाही वंशजों के सबसे बड़े फायदों में से एक था। आम योद्धा अपनी ज़िंदगी में शायद ही कभी बेमिसाल मार्शल आर्ट या लेजेंडरी मार्शल आर्ट देख पाते थे। शाही वंशजों के लिए जब तक वे लकी होते उन्हें पाने का मौका मिलता। बस क्षितिज और चमकता चांद था। तियान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक की कहानी के बारे में सोचकर जू वुयान एक्साइटेड हुए बिना नहीं रह सका। उसे चिंता थी कि स्वॉर्ड ड्राइंग स्किल का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है। अगर वह इसका इस्तेमाल करने के बाद दुश्मन को नहीं मार पाया तो उसे दूसरी सेबर टेक्निक पर स्विच करने के बारे में सोचना होगा। जू वुयान शुरू में एक बेमिसाल सेबर टेक्निक सीखने से पहले अपनी ताकत को लेट स्टेज कोने ट्रेल तक बढ़ाना चाहती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे अचानक एक पुरानी कहानी वाली सेबर टेक्निक, तियान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक मिल जाएगी। उस मामले में वह तियान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक सीखना पहले से ही तय कर सकता था और जितनी जल्दी हो सके अपनी लड़ने की ताकत बढ़ा सकता था। कम से कम उसे पहले तियान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक को शुरुआती लेवल तक सीखना चाहिए था।
कुछ ब्रेक थ्रू पॉइंट खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं थी। थोड़ी देर सोचने के बाद जू वयांग तियान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक को सीक्रेट कल्टीवेशन रूम में ले आया और उसे समझने लगा। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में पहली बार लेजेंडरी मार्शल आर्ट स्काईलाइन मून ब्लेड टेक्निक पढ़ने के लिए बधाई। आपने 1 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में पहली बार लेजेंडरी मार्शल आर्ट स्काईलाइन मून ब्लेड टेक्निक की कल्टीवेशन करने के लिए बधाई। आपने 3 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में पहली बार लेजेंडरी मार्शल आर्ट तियान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक की एंट्री लेवल तक कल्टीवेशन करने के लिए बधाई। आपने 10 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। जैसा कि एक मिथिकल लेवल सेबर टेक्निक से उम्मीद थी, थोड़े समय में इसने जू वुवान को 10 मिलियन से ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट्स दे दिए थे। सिर्फ फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की संख्या ही 1 मिलियन से ज़्यादा बढ़ गई थी। दूसरी तरफ जू वुवान ने तियान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक को सीखने के लिए सिर्फ लाखों फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट्स खर्च किए थे। उसने न सिर्फ कोई ब्रेक थ्रू पॉइंट्स खर्च नहीं किए, बल्कि उसने बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स भी कमाए थे। हालांकि एंट्री लेवल स्काईलाइन मून सेबर टेक्निक की पावर 9 ड्रैगन फिस्ट के बराबर नहीं थी, लेकिन हेवनली क्लाउड डिवाइन सेबर के साथ मिलकर यह ज़ियाटियन दायरे के आखिरी स्टेज में एक टॉप नॉच एक्सपर्ट को आसानी से मार सकती थी। जब तक जू वानहाओ तियान्या मिंग्यू सेबर आर्ट को स्मॉल सक्सेस दायरे तक ले जाती, तब तक वह कोनेट दायरे के पीक पर आम बेजोड़े एक्सपर्ट्स को भी मार सकती थी। हालांकि थोड़ी देर सोचने के बाद जू वुवान ने अभी के लिए फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट रखने और इसे किसी ज़रूरी मौके पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। आखिरकार फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट हाथ में होने से जू वुवान इसका इस्तेमाल किसी भी समय किसी खास मार्शल आर्ट को बेहतर बनाने के लिए कर सकती थी, या यूं कहें कि ज़िंदगी और मौत के पल में वह अपनी ताकत और दायरे को बढ़ाएगा। ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की इस लहर को एब्जॉर्ब करने के बाद जू वुयान कोनेट दायरे के आखिरी स्टेज के थोड़ा और करीब था। जब तक वह कोनेट दायरे के आखिरी स्टेज तक पहुंच सकता था, जू वुयान को भरोसा था कि वह मैड एम्परर जू जेनवू का सीधे सामना कर पाएगा। उसकी मजबूत कल्टीवेशन की नींव ने जू वुयान को ऐसी ताकत दी जो आम मार्शल आर्टिस्ट से कहीं ज़्यादा थी। लेवल 5 9 ड्रैगन फिस्ट, लार्ज सक्सेस इल्यूजन गॉड स्टेप्स, लार्ज सक्सेस सेबर ड्राइंग टेक्निक। इसने जू वुआन के ताकत के दायरे को और भी पंख दिए, जिससे वह न सिर्फ अपनी पूरी ताकत लगा सका, बल्कि ऊंचे दायरे के दुश्मनों को भी मार सका। जू वुआन की जिंदगी और ज़्यादा सुरक्षित होती जा रही थी। इतने दिनों तक डरपोक रहने के बाद एक नॉवेल में कम से कम 100 चैप्टर तो होते ही हैं। दूसरे शब्दों में, धरती का हेल्दी और हैंडसम नौजवान जू वुआन, जिसे स्पोर्ट्स पसंद थे, लगभग 100 चैप्टर तक बिस्तर पर पड़ा रहा। फिर उठने का समय आ गया। पहले उसके पास अपनी ताकत दबाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस समय जू वुआन को लगा कि पागल सम्राट जू जेनवू ज़्यादा साल नहीं जी पाएगा, इसलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सालों तक अपनी ताकत दबाए रखेगा। पागल सम्राट के मरने के बाद वह अपनी ताकत को जी भरकर बढ़ा लेगा। आखिरकार उस समय जू वुआन को भरोसा नहीं था कि वह अपनी ताकत को इस हद तक बढ़ा पाएगा कि वह कम समय में पागल सम्राट जू जेनवू से लड़ सके। ये जानना ज़रूरी था कि पागल सम्राट जू जेनवू ने इस मुकाम तक पहुंचने से पहले 100 साल से ज़्यादा समय तक साधना की थी। अगर जू वुआन को स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम की मदद भी मिल जाती, तो भी उसके लिए अपनी ताकत इतनी बढ़ाना बहुत मुश्किल होता कि वह कम समय में पागल सम्राट जू जेनवू से लड़ सके। इसलिए जू वुआन ने कुछ सालों तक डरने का फैसला किया, ताकि हर जगह मौजूद दुश्मनों को कुछ अजीब न दिखे और वे कोई बड़ी मुसीबत न ला दें। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह उल्टा पड़ेगा। खुशकिस्मती से जू वुआन ने जो कुछ भी महसूस किया वह कोई नॉवेल नहीं था, वरना इतने चैप्टर बिस्तर पर लेटे रहने के बाद एक महान भगवान भी मर जाता। जू वुआन ने इस बारे में कड़वाहट से सोचा, लेकिन फिलहाल उसका बाहर जाने का कोई इरादा नहीं था। अब जब वह बिस्तर पर लेटी थी तो उसके पास खाना, ड्रिंक्स और खूबसूरत औरतें थीं। वह इंपीरियल किचन और इंपीरियल एकेडमी ऑफ मेडिसिन से बहुत सारे स्वादिष्ट खाने और गोलियां मांगने के मौके का भी इंतजार कर सकती थी, ताकि बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स कमा सके। सिर्फ एक बेवकूफ़ ही इतनी आसानी से बाहर जाएगा। कम से कम उसे तब तक इंतजार करना था जब तक वह ज़ियानिटियन दायरे के आखिरी स्टेज तक नहीं पहुंच जाता और ज़ियानिटियन दायरे की अजेय ताकत हासिल नहीं कर लेता, फिर किसी और तरीके से ब्रेक थ्रू पॉइंट्स कमाने के लिए बाहर जाता। जैसे ही इंपीरियल पैलेस में राजकुमार, राजकुमारियां और रखेलें पूरी तरह से अपाहिज क्राउन प्रिंस जू वुआन पर ध्यान नहीं दे रही थी, उन्हें पैलेस ऑफ हेवनली प्योरिटी से खबर मिली। पागल सम्राट जू जेनवू भी पूरी तरह से बेकार क्राउन प्रिंस जू वुआन से पूरी तरह निराश थे। वह भी एक नए क्राउन प्रिंस कैंडिडेट की तलाश में थे। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो 3 महीने के अंदर कोई रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही यह खबर फैली, राजकुमार और राजकुमारियां, जिन्होंने अभी अभी डेथ कंपटीशन का ध्यान भटकाने के लिए जू वुआन का इस्तेमाल किया था और कुछ ही दिनों से शांत थे, टूटने वाले थे। खासकर वे राजकुमार और राजकुमारियां जिनके अगले क्राउन प्रिंस बनने की सबसे ज़्यादा संभावना थी।
वे गर्म तवे पर चींटियों की तरह थे, अपनी मौजूदगी कम करने और पागल सम्राट जू जेनवू द्वारा चुने जाने से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि कुछ राजकुमारों और राजकुमारियों ने एक और तरीका सोचा, जो जू वुआन को बचाना था। पागल सम्राट जू जेनवू द्वारा जू वुआन को पूरी तरह से छोड़ने का मुख्य कारण ये था कि उसके पास एक मूल समस्या थी। उसके लिए बच्चे पैदा करना भी मुश्किल था और वह पहले ही जू शाही परिवार का मजाक का पात्र बन चुका था। ऐसे में अगर वह जू वियांग की इंसानी जड़ को ठीक कर पाता या जू वियांग को बच्चा पैदा करने देता तो क्या यह मामला सुलझ नहीं जाता। जू वुआन अब जू शाही परिवार का मजाक नहीं बनता। इस तरह वह ज्यादा समय तक क्राउन प्रिंस के पद पर रह पाता और ज्यादा समय तक उनकी ढाल बन पाता। इन राजकुमारों और राजकुमारियों की देश को घुमा फिराकर बचाने की पॉलिसी के तहत जू वुआन को जल्दी ही बहुत सारे सप्लीमेंट्स, जानवरों के कोड़े और ऐसी ही चीजें मिल गईं। खास तौर पर कई आसमानी और दुनियावी खजाने थे जो किसी की जड़ें मजबूत कर सकते थे। जू वुआन भी ये देखकर हैरान रह गई। वह भरने से खुद को रोक नहीं पाई कि ये लोग सच में बहुत अमीर थे। हालांकि जू वुआन नौझाओ देश का क्राउन प्रिंस था और उसकी महीने की सैलरी भी अच्छी खासी थी, फिर भी वह इन लोगों से कमतर था जिन्हें अपने परिवार का सपोर्ट था। जाहिर है जू वुआन ने खुशी खुशी ये खजाने ले लिए। वह अब भी हर दिन दर्द में होने का नाटक करती थी और हर तरह के खजाने, अमृत और जंगली जानवरों के चाबुक का मजा लेती थी। बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट कमाती थी। ये राजकुमार और राजकुमारियां जू वुआन को अपनी ढाल बनाना चाहते थे और जू वुआन भी इन राजकुमारों और राजकुमारियों को लीक की तरह इस्तेमाल करके एक के बाद एक उनका फायदा उठाना चाहता था। कुछ ऐसे भी थे जो ज्यादा खुले विचारों वाले थे। उन्होंने कुछ ऐसी सुंदरियां भी ढूंढ ली जो प्रेग्नेंट होने की संभावना रखती थीं और उन्हें जू वुआन को दे दिया ताकि वह उनका जी भरकर मजा ले सके और इन सुंदरियों को जल्द से जल्द प्रेग्नेंट कर सके। जू वुआन को हैप्पी फादर बनने में मदद करने की बात करें तो उन राजकुमारों ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि शाही परिवार में पैदा होने वाले हर बच्चे को अपने पिता के साथ पैटर्निटी टेस्ट करवाना पड़ता था। एक बार टेस्ट में ये साबित हो गया कि वे उनके अपने बेटे नहीं हैं तो नतीजे बहुत डरावने होंगे। इसलिए भले ही कई राजकुमार और राजकुमारियां खुद लड़ाई के मैदान में जाकर जू वुआन को एक हैप्पी फादर बनाना चाहते थे, बदकिस्मती से उन्हें भरोसा नहीं था कि वे पैटर्निटी टेस्ट पास कर पाएंगे। यह आइडिया सिर्फ खत्म किया जा सकता था। प्रेग्नेंट होने जैसी चीज़ों के लिए जू वुआन को अभी भी खुद पर भरोसा करना पड़ता था। वे बस जू वुआन की जितनी हो सके उतनी मदद कर सकते थे ताकि वह जल्दी प्रेग्नेंट हो सके। कुछ राजकुमारों और राजकुमारियों ने तो अपने भरोसेमंद लोगों और सुंदरियों को भी भेजा। कहा जा सकता है कि उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया था। बदकिस्मती से जू वुआन, जिसके जीन्स परफेक्ट थे, ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे ये आम औरतें झेल सकें। लेकिन इन लोगों के कामों से जू वुआन को ज़रूर बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ और उसे एक ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू पॉइंट भी मिला। कुछ ही दिनों में जू वुआन को मिले आसमानी और दुनियावी खजाने, स्पिरिट पिल्स और जानवरों के चाबुक एक छोटे से पहाड़ की तरह जमा हो गए थे। उसे 20 से ज़्यादा टॉप नॉच सुंदरियां और प्रेग्नेंट होने वाली बेमिसाल सुंदरियां भी मिली थीं, जिससे जू वुआन को सबका आशीर्वाद मिला। इन राजकुमारों और राजकुमारियों की जोशीली और ध्यान देने वाली मदद से जू वुआन ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। हर दिन वह या तो पढ़ाई करती थी या स्वादिष्ट खाने और गोलियों का मजा लेती थी। इसलिए जू वुआन की ताकत जल्दी ही कोनेट रेल्म के बीच के स्टेज के पीक पर पहुंच गई। वह बॉटलनेक को तोड़ने और कोनेट रेल्म के आखिरी स्टेज तक पहुंचने से सिर्फ आधा कदम दूर थी। मैड एम्परर जू जेनवू ने जिंदगी में पहली बार होस्ट को छोड़ दिया, इसके लिए उसे बधाई। आपको 10,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ताकत की अहमियत की वजह से 90% ब्रेक थ्रू पॉइंट्स अपने आप होस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। आखिरी मदद मैड एम्परर जू जेनवू ने दी। पता नहीं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे कोई सही रिप्लेसमेंट मिल गया था या इसलिए कि उसे पता चला था कि जू वुआन ने पहले ही बहुत मेहनत कर ली थी, लेकिन आखिर में उसकी प्रेगनेंसी की कोई खबर नहीं मिली। इसलिए वह उससे पूरी तरह निराश था। कुल मिलाकर स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम के नोटिफिकेशन के मुताबिक मैड एम्परर जू जेनवू ने जू वुआन को छोड़ दिया था। अगले कुछ महीनों में वह क्राउन प्रिंस के तौर पर अपना पद जारी नहीं रख पाएगा। किसी और को बदलने का समय आ गया था। वह अभी भी वहां शांति से इसलिए बैठ सकता था क्योंकि मैड एम्परर जू जेनवू दयालु था, बल्कि इसलिए कि क्राउन प्रिंस बहुत जल्दी बदल गया था। सबसे शर्मिंदा करने वाला इंसान अभी भी पागल सम्राट जू जेनवू था। वजह चाहे जो भी हो, ये साफ था कि पागल सम्राट जू जेनवू उससे हार मानने वाला था। और पागल सम्राट जू जेनवू ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका फैसला असल में ऊंट की पीठ तोड़ने वाला आखिरी तिनका बन जाएगा। नहीं, सही कहूं तो यह आखिरी कदम होना चाहिए था जिसने जू वुआन को पीक तक पहुंचने और उससे मुकाबला करने दिया। इन 10 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की मदद से इटर्नल सी इंटरनल एसेंस, जो पहले ही ज़ियानिटियन दायरे के बीच के स्टेज के पीक पर पहुंच चुका था, ने फैलने का एक और दौर शुरू किया।
जैसे कि उसने सील तोड़ दी हो। ज़ियानटियन धारा जो शुरू में सिर्फ कुछ मीटर चौड़ी थी, अचानक 10 मीटर चौड़ी हो गई, जिससे एक नदी बन गई। उसका अंदर का एसेंस एक नदी की तरह था जो लगातार बह रही थी। यह एक लेट स्टेज ज़ियानटियन एक्सपर्ट की ज़रूरी निशानियों में से एक थी। भले ही यह जियांग था, ज़्यादातर मार्शल आर्टिस्ट के चक्र मेरिडियन में अंदरूनी सार लेट कोनेट स्टेज तक पहुंचने के बाद सिर्फ कुछ मीटर चौड़ा था, लेकिन जू वुवान अभी अभी लेट कोनेट स्टेज तक पहुंची थी और उसके 9 मुख्य चक्र मेरिडियन में इटर्नल सी इनर एसेंस पहले से ही 1 दर्जन मीटर चौड़ा था। जब वह ज़ियानटियन दायरे के आखिरी स्टेज के पीक पर पहुंचेगा तो वह पक्का दर्जनों मीटर या लगभग 100 मीटर चौड़ा हो जाएगा। यह असली नदी थी जो आम आखिरी स्टेज के ज़ियानटियन योद्धाओं से कहीं ज़्यादा थी। दोनों के बीच का फ़र्क कई गुना से भी ज़्यादा था। ये सिर्फ क्वांटिटी का फ़र्क नहीं था, बल्कि क्वालिटी के मामले में भी जू वयांग का वस्ट सी इनर एसेंस उसी लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से कई गुना ज़्यादा था। हालांकि यह सिर्फ कोनेट दायरे के आखिरी स्टेज पर था, लेकिन ये कोनेट दायरे के पीक पर एक बेमिसाल एक्सपर्ट से कम नहीं था। अपनी दूसरी खूबियों के अलावा इस समय जू वयांग की पूरी कॉम्बैट स्ट्रेंथ को अजेय कहा जा सकता है। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में पहली बार ज़ियानटियन दायरे के आखिरी स्टेज तक पहुंचने के लिए बधाई। आपको 25 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। लेट स्टेज कोनेट रेल में जाने के बाद स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम ने जू वुवान को और 25 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स दिए। इसका 90% उसकी ताकत में डाला गया। इन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद जू वुवान ने लेट स्टेज कोनेट रेल में अपनी ताकत को पूरी तरह से स्टेबल किया और आगे बढ़ी। उसके निचले डेंटियन में वास्ट सी इंटरनल एसेंस ने पहले ही एक बहुत बड़ा तालाब बना लिया था, जिसका घेरा कई मील था। ये शुद्ध और घने वास्ट सी इंटरनल एसेंस से भरा हुआ था। अनंत सागर का आंतरिक एसेंस 9 चक्र मेरिडियन में एक नदी की तरह बहता था। हर चक्र बहुत सारी स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई एब्जॉर्ब कर सकता था। पौराणिक स्तर की साधना तकनीक की शक्ति बेशक दिखाई दे रही थी, साथ ही विशाल समुद्र का बढ़ता हुआ समृद्ध और शुद्ध आंतरिक एसेंस भी आसपास के चक्र मेरिडियन, आंतरिक अंगों, आत्मा के खून, बोन मैरो और हड्डियों को लगातार पोषण दे रहा था। वहां से यह मार्शल आर्ट के पूरे सुधार को बढ़ावा देगा। आर्टिस्ट जू वुवान उसकी ताकत, डिफेंस और स्पीड को साफ महसूस कर सकती थी। ये बहुत बढ़ गई थी और दिन रात इमेंसिटी सी के अंदरूनी सार के पोषण से यह अभी भी बढ़ रही थी। अगर कुछ अचानक नहीं हुआ तो जू वयांग की अभी की ताकत के साथ वह लगभग 150 साल या उससे भी ज़्यादा जी सकती थी। इमेंसिटी सी का अंदरूनी सार बहुत बड़ा और ताकतवर था और इसका शरीर पर बहुत अच्छा पोषण देने वाला असर था। इसी तरह यह स्वाभाविक रूप से मार्शल आर्टिस्ट को ज़्यादा फायदा पहुंचा सकता था। इस समय जू वयांग की नींव मजबूत थी, लगभग बेदाग, उसका शरीर सख्त था, उसके चेहरे के फीचर्स सेंसिटिव थे, उसकी अंदरूनी एनर्जी स्थिर, शुद्ध और बहुत बड़ी थी। वह ज़ियानटियन दायरे के पीक पर किसी बेमिसाल एक्सपर्ट से कम नहीं था। वह ज़ियानटियन दायरे के पीक पर बेमिसाल एक्सपर्ट्स में भी सबसे ऊपर था। जब जू वुवान थोड़ा और बेहतर हो जाएगी तो वह सभी बेमिसाल परफेक्ट एक्सपर्ट से आगे निकल जाएगी। जू वुवान को बॉडी टेम्परिंग स्टेज से अपनी साधना की नींव मजबूत करने में लगभग 1 महीना लगा। हालांकि हर कदम थोड़ा तेज था, लेकिन ये बहुत स्थिर था। आखिर में कोनेट स्टेज में इसके शानदार नतीजे मिले। हालांकि वह अभी अभी ज़ियानटियन दायरे के आखिरी स्टेज में आया था, लेकिन वह ज़ियानटियन अंदरूनी एनर्जी और अपने शरीर की ताकत दोनों में पहले से ही अजेय था। अगर वह साधना तकनीकों और गुप्त कलाओं में फ़ायदा जोड़ता तो शायद पूरे नौजहां देश में एक भी ज़ियानटियन दायरे का मार्शल आर्टिस्ट नहीं होता जो जू वानहाओ का मुकाबला कर सके। पागल सम्राट जू झेनवू भी जू वयांग से ज़्यादा ड्रॉ तक लड़ सकता था। जू वयांग को हराना बहुत मुश्किल होता। पागल सम्राट जू झेनवू 100 साल से ज़्यादा समय से मार्शल आर्ट के रास्ते पर था, लेकिन वह जू वयांग की 1 महीने की कठिन साधना का मुकाबला नहीं कर सका। कोई सोच सकता है कि जू वयांग की इम्प्रूवमेंट स्पीड कितनी तेज थी और स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम कितना पावरफुल था। वह 1 महीने तक बेडरूम में रहा था। इस दौरान जू वुवान ने बेडरूम से एक कदम भी बाहर नहीं निकाला। ज़्यादातर समय वह बिस्तर पर ही लेटी रहती थी, लेकिन आखिर में उसे इतनी बम्पर फसल मिली थी। ये कुछ ऐसा था जिसकी जू वानवान ने 1 महीने पहले कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने शुरू में सोचा था कि स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम की मदद से भी उसे कॉर्नेट स्टेज में कदम रखने में कम से कम 1 या 2 साल लगेंगे। इसलिए उसने ब्रेकर थ्रू पॉइंट से फ़ायदों को दबाने की पूरी कोशिश की थी। उम्मीद थी कि वह पागल सम्राट जू झेनवू के खत्म होने तक बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ सकेगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह कई बार उल्टा पड़ेगा। जू वुवान ने अपनी ताकत बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन आसपास के माहौल और स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम ने जू वुवान को बढ़ने और बेहतर होने के लिए पूरी कोशिश की। आखिर में बस 1 महीने में ही जू वयांग को एक कमज़ोर आम इंसान से एक बेमिसाल एक्सपर्ट बना दिया गया जो नेचुरल दुनिया में अजेय था। ये नतीजा सच में अनएक्सपेक्टेड था। वह घर से बाहर निकले बिना ही अजेय था। उसकी कामयाबी सच में बहुत तेज थी।
जू वयांग को भी जब इस बारे में सोचा तो यकीन नहीं हुआ। ये जानना ज़रूरी है कि असली मालिक की यादों के हिसाब से पागल सम्राट जू जेनवू के टैलेंट के बावजूद उसे दुनिया में मुश्किल से अजेय कहलाने में पूरे 80 साल लग गए। फिर भी पागल सम्राट जू जेनवू को पहले से ही जू रॉयल फैमिली का ऐसा टैलेंटेड आदमी माना जाता था जो 100 साल में सिर्फ एक बार दिखता था। लेकिन जू वुवान बेहतर था। सिर्फ एक महीने में वह पहले से ही अजेय था। जू वुवान के मुकाबले तथाकथित बेमिसाल टैलेंटेड जू जेनवू एक सुअर से भी बुरा था। जू वुवान की अभी की ताकत के साथ उसके लिए अपनी खेती छिपाना बहुत आसान था। महल के उन बेमिसाल एक्सपर्ट्स की तो बात ही छोड़िए, अगर पागल सम्राट जू जेनवू भी उसके सामने खड़ा होकर अपनी पूरी ताकत लगाकर जांच पड़ताल करता तो भी वह जू वुवान की असली ताकत का पता नहीं लगा पाता। अब जब उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी तो जू वुवान के पास आखिरकार खुद को बचाने की काबिलियत आ गई थी। अब से उसे हर दिन अपने बेडरूम में छिपना नहीं पड़ता था। जू वुआंग ने बाहर घूमने, बाहर की दुनिया देखने और पुराने नज़ारे देखने का फैसला किया। अगर उसे कोई ऐसी लड़की मिल जाती जो उसे प्यार कर दे तो वह उसे क्राउन प्रिंस के महल में लाकर जिंदगी और सपनों के बारे में बात कर सकता था। क्राउन प्रिंस के तौर पर जू वुआंग के पास अभी भी इतनी पावर थी। हालांकि वह राजा की ज़मीन और अपनी प्रजा की ज़मीन को कंट्रोल नहीं कर सकता था, फिर भी उसके पास दुनिया की लड़कियों से निपटने की कुछ पावर थी। बहुत समय पहले धरती पर जब जू वुआन अभी भी जवानी में एक जोशीली टीनेजर थी और उसके हार्मोन अभी बढ़ने शुरू हुए थे तो उसे कभी कभी कुछ ऐसे सपने आते थे जो सच नहीं लगते थे। जैसे पुराने ज़माने के राजा महाराजा जब सड़कों पर घूमते थे तो जैसे ही उन्हें कोई खूबसूरत औरत पसंद आती थी वे उसे महल में वापस ले आते थे, चाहे वह जवान लड़की हो या शादीशुदा औरत। लेकिन इस तरह का ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक ख्याल ही होता था। इसे आमतौर पर फैंटेसी कहा जाता था। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई जू वुआंग ने धीरे धीरे इस तरह के फालतू ख्यालों को छोड़ दिया। बस इतना था कि जू वुआन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह एक दिन बदल जाएगा और एक पुराना क्राउन प्रिंस बन जाएगा, भले ही वह एक बेकार क्राउन प्रिंस या नाकाबिल क्राउन प्रिंस ही क्यों न हो, लेकिन क्राउन प्रिंस के पास अभी भी कुछ पावर थी। इसमें सड़क पर बेतरतीब ढंग से खूबसूरत औरतों को चुनने का हक भी शामिल था। जब जू वुआंग ने उस सीन के बारे में सोचा तो उसे अजीब तरह से एक्साइटेड महसूस हुआ। हालांकि पुराने ज़माने में बहुत सी दिक्कतें थीं, लेकिन अगर किसी का स्टेटस एक खास लेवल पर पहुंच जाता था तो वह जिन चीज़ों का मज़ा ले सकता था वे निश्चित रूप से ऐसी चीज़ें नहीं थीं जिनकी आज के लोग कल्पना कर सकते थे। होस्ट को ज़िंदगी में पहली बार 22,222 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। जू वुआन ने सूखी हंसी हंसकर अपना सामान पैक करके बाहर घूमने जाने की तैयारी की। वह बस इस दुनिया के नज़ारे देखना चाहती थी और उसके मन में कोई और बुरे ख्याल नहीं थे। हालांकि जू वयांग हाल ही में थोड़ा मजाकिया हो गया था, लेकिन वह अपनी जान बचाने के लिए था। असल में वह अभी भी एक सच्चा नौजवान था। अगर उसे बाहर कोई लड़की पसंद भी आ जाती तो वह पहले उसके हाल चाल पूछता और यह पक्का कर लेता कि वह सिंगल है और क्राउन प्रिंस के महल में वापस लाने से पहले उस पर उसका अच्छा इंप्रेशन है। वह किसी आम लड़की को छीनने जैसा प्लेबॉय वाला काम नहीं करता था। ये प्यार की आज़ादी थी। जू वुआन इसकी ज़्यादा इज्जत करता था। हालांकि अगर दूसरी पार्टी उसकी पहचान और स्टेटस की वजह से उसके पीछे चलने को तैयार थी तो जू वुआन के पास कोई चारा नहीं था। उसकी पिछली जिंदगी में धरती पर ऐसी बहुत सी लड़कियां थीं। अब जब वह दूसरी दुनिया में आ गया था तो सोशल माहौल बहुत खराब था। ऐसी लड़कियों का होना ठीक था। जैसे ही जू वानहाओ क्राउन प्रिंस के बेडरूम से बाहर निकलकर इस दुनिया के अनोखे रीति रिवाजों को महसूस करने वाली थी, उसे कुछ अचानक हुई चीज़ों ने रोक दिया। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार लोगों के बीच एक चमत्कारी डॉक्टर को देखा। आपको 100,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार एक आम एक्सपर्ट जू सान्हे से मुलाकात की। आपको 200,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार जहरीले कीड़ों के राजा बुनो से मुलाकात की। आपको 300,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ये देखने के बाद कि जू वयांग के खिलाफ सभी तरह के आसमानी और दुनियावी खजाने, जानवरों के कोड़े और स्पिरिट पिल्स बेअसर थे, कुछ राजकुमारों और राजकुमारियों ने जू वयांग का इलाज करने के लिए कुछ दिव्य डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स को बुलाना शुरू कर दिया। जू वुआन शुरू में तैयार नहीं थी। आखिर वह इतने लंबे समय से इसे दबाए हुए था और सच में बाहर जाकर घूमना चाहता था। वह इन राजकुमारों, राजकुमारियों और रखेलों से निपटने के मूड में नहीं था जिनके इरादे बुरे थे। हालांकि ये जानने के बाद कि ये लोग देवता डॉक्टर और लोक एक्सपर्ट उसे बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट दिला सकते हैं, जू वुआन को लगा कि उसे कुछ और समय तक मरीज बनने का नाटक करना होगा। कितना खुशबूदार। हालांकि इन राजकुमारों, राजकुमारियों और रखेलों ने जू वुआन को बचाने का कारण उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करना था। सच कहूं तो इससे जू वुआन को काफ़ी ब्रेक थ्रू मिले थे। ये कहा जा सकता है कि यह एक छिपा हुआ आशीर्वाद था।
खासकर कुछ लोग देवता डॉक्टरों और लोक एक्सपर्ट्स ने कुछ अजीब इलाज के तरीके इस्तेमाल किए जिन्होंने लोगों पर गहरा असर डाला। इन खास तरीकों ने स्वाभाविक रूप से झू वयांग को और ब्रेकथ्रू दिलाए। होस्ट को जिंदगी में पहली बार जड़ पर सिल्वर नीडल का ट्रीटमेंट करवाने के लिए बधाई। आपको 1 मिलियन ब्रेकथ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को जिंदगी में पहली बार इंसानी जड़ों को जलाने का ट्रीटमेंट करवाने के लिए बधाई। आपको 3 मिलियन ब्रेकथ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को जिंदगी में पहली बार 100 पॉइजन सकल ह्यूमन रूट हीलिंग टेक्निक का मजा लेने के लिए बधाई। आपको 5 मिलियन ब्रेकथ्रू पॉइंट्स मिले हैं। हालांकि ये खास इलाज के तरीके थोड़े अजीब लग रहे थे, जैसे इंसानी जड़ में सुई डालना, इंसानी जड़ को जलाना और इंसानी जड़ को सैकड़ों जहरों में भिगोना, लेकिन ये इलाज पहले के लोग भी करते थे और खतरनाक नहीं थे। झू वयांग ने भी इन खास इलाजों को लेने से पहले बार बार इसकी खास पुष्टि की थी ताकि यह पक्का हो सके कि इससे उसके छोटे भाई को कोई नुकसान न हो। झू वानवान 2 जन्म जी चुका था, लेकिन आखिर में उसका कोई बेटा या बेटी भी नहीं हुआ। वह अपनी इंसानी जड़ों को बहुत महत्व देता था। जब तक कोई खतरा था वह इलाज नहीं लेता था। झू वयांग ने इन तथाकथित दिव्य डॉक्टरों को पहले कुछ थोड़े जोखिम भरे इलाज आजमाने भी दिए। ये पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, वह उन्हें खुद पर इस्तेमाल करने देता था। अनजाने में झू वुवान का छोटा भाई, जो पहले से ही बहुत मजबूत था, और भी मजबूत हो गया था। ये दूसरा बड़ा भी था इन खास ट्रीटमेंट से झू वयांग को जो फायदा हुआ। शायद बहुत से लोग इन्हें करवाना चाहते थे। इन खास ट्रीटमेंट तरीकों की मदद से झू वुवान को न सिर्फ बहुत सारे ब्रेकथ्रू पॉइंट्स मिले, बल्कि उसकी इंसानी जड़ को भी कुछ हद तक मजबूती और बढ़ावा मिला। वज्र कोई आम चीज नहीं थी और वह 3 दिनों तक सीधा खड़ा रहा। इसलिए इन खास ट्रीटमेंट तरीकों के फायदों को महसूस करने के बाद धरती की फिटनेस एक्सपर्ट झू वयांग ने ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर जाने की जहमत नहीं उठाई। उसने जुबान आइस बेड पर लेटने और लोक एक्सपर्ट्स और लोक डॉक्टरों का ट्रीटमेंट सहने पर ध्यान दिया। इन लोक दिव्य डॉक्टरों और लोक एक्सपर्ट्स की ताकत ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियानिटियन दायरे के शुरुआती स्टेज में थी। उनमें से ज़्यादातर सिर्फ फाउंडेशन मेरिडियन स्टेज पर थे और कुछ तो बॉडी टेम्परिंग स्टेज पर भी थे। वे झू वयांग की ताकत को कैसे देख सकते थे? झू वुआन तो लेट स्टेज कोनेट इंपीरियल फिजिशियन को भी बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रही, जो मैड एम्परर के बाद तीसरे नंबर पर था। झू जेनवू लोगों के बीच इन तथाकथित दिव्य डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स की तो बात ही छोड़िए। झू वुआन के जानबूझकर छिपाने की वजह से इन लोक एक्सपर्ट्स और लोक दिव्य डॉक्टरों ने भी गलती से सोचा कि झू वुआन जड़ से बीमार है। उनमें से हर एक ने नौ झाओ किंगडम के इस क्राउन प्रिंस को ठीक करने की पूरी कोशिश की। एक बार जब वह झू वयांग की बीमारी को सफलतापूर्वक ठीक कर लेता तो उसे निश्चित रूप से एक बड़ा इनाम मिलता और उसकी इज्जत बहुत बढ़ जाती। भविष्य में वह बेशुमार शोहरत और दौलत का मजा ले पाता। इसलिए इन लोक दिव्य डॉक्टरों और लोक एक्सपर्ट्स ने पूरी ताकत लगा दी और अपने तुरुप के पत्ते निकाल लिए। बदकिस्मती से कोई भी झू वयांग की बीमारी को ठीक नहीं कर सका। उद्धरण चिन्ह। इस तरह झू वयांग नेचुरली इन स्पेशल ट्रीटमेंट्स का हमेशा मजा ले सकता था। उसका ब्रेकथ्रू पॉइंट बहुत तेजी से बढ़ रहा था और वह परफेक्टेड कोनेट रेल्म के और करीब पहुंच रहा था। जब तक झू वुआन कोनेट परफेक्शन रेल्म में कदम रख सकता था, नाइन झाओ नेशन की तो बात ही छोड़िए, पूरे सदर्न वेस्टलैंड में भी शायद ही कोई ऐसा मार्शल आर्टिस्ट होगा जो उसका मुकाबला कर सके। ये कहना कोई बड़ा चढ़ाकर कहना नहीं होगा कि वह अजेय था। उसके निचले डेंटियन में विशाल समुद्र का अंदरूनी सार बढ़ता रहा और मजबूत और शुद्ध होता गया। विशाल समुद्र के अंदरूनी सार के पोषण से उसके शरीर का हर हिस्सा भी लगातार बेहतर हो रहा था और ज़्यादा सख्त और ज़्यादा लचीला होता जा रहा था। यहाँ तक कि उसकी आध्यात्मिक इच्छा भी विशाल समुद्र के अंदरूनी सार और उसके शक्तिशाली शरीर से पोषित हो रही थी और धीरे धीरे बेहतर हो रही थी। कोनेट दायरे का ये बदलाव धीरे धीरे पूरा होने में कम से कम कुछ महीने लगेंगे। उस समय झू वयांग की ताकत निश्चित रूप से और भी ज़्यादा होगी। हालांकि उसके सुधार की मौजूदा रफ्तार से वह तब तक कोनेट परफेक्शन दायरे में कदम रख चुका होगा। कई राजकुमार और राजकुमारियां जो अगले क्राउन प्रिंस बनने वाले थे, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी मौजूदगी कम करने और दूसरे राजकुमारों और राजकुमारियों के क्राउन प्रिंस के बाद आने के चांस बढ़ाने की पूरी कोशिश की। साथ ही वह झू वयांग को जल्द से जल्द बच्चा पैदा करने में मदद करना और कुछ समय के लिए ढाल बनना नहीं भूले। उनमें से झू जिशान और झू हेताओ, जिन्होंने पिछले महीने के आखिर में हुए कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म किया था, नेचुरली उनमें से थे। सच कहूं तो उनके टैलेंट और काबिलियत को देखते हुए उन्हें बाहर की दुनिया में मुश्किल से ही जीनियस माना जा सकता था। लेकिन नौ झाओ नेशन के इंपीरियल पैलेस में, या ज़्यादा सही कहें तो कई राजकुमारों और राजकुमारियों के बीच, उन्हें जीनियस माना जा सकता था। हालांकि उन दोनों ने पहले ही अपनी कल्टीवेशन स्पीड कम करने की पूरी कोशिश की थी और अक्सर कुत्तों को घुमाने और मुर्गों से लड़ने जैसे काम करते थे। वे पागल सम्राट झू जेनवू को अपना बेकार और रेशमी पैंट वाला साइड दिखाना चाहते थे।
बदकिस्मती से जब उनके आसपास के सभी राजकुमारों और राजकुमारियों ने ऐसा किया और जू जिशान और जू हेताओ की समझदारी और स्ट्रैटेजी थोड़ी कम थी, तो उनके काम आसानी से उल्टे पड़ सकते थे। ठीक इसी वजह से जू जिशान और जू हेताओ अगले क्राउन प्रिंस के लिए पॉपुलर कैंडिडेट बन गए। साथ ही वे उन काबिल लोगों में से भी थे जिन्होंने जू वुआन को 18वां क्राउन प्रिंस बनने के लिए जोरदार रिकमेंड किया था। जब उन्हें पता चला कि पागल सम्राट जू जेनवू 19वां क्राउन प्रिंस चुन रहे हैं, तो जू जिशान और जू हेताओ भी डर गए। जब वे एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे थे, तो वे दोनों जू वुआन के लिए एक बड़ा तोहफा लाना नहीं भूले। क्राउन प्रिंस के बेडरूम में जुवान बिंग के बिस्तर के सामने जू वुआन अपने सामने सुअर की तरह मुड़ी हुई लड़की को मुंह खोले घूर रहा था। जू जिशान और जू हेताओ ने गर्व से बिस्तर के पास बैठी जवान लड़की की तरफ इशारा किया और जू वयांग को दिखाया। भाई 168, तुमने इतनी खूबसूरत औरत पहले कभी नहीं देखी होगी। हमने तुम्हारी असली बीमारी का इलाज करने के लिए उसे लाने में बहुत मेहनत की है। उसकी मदद से अगर कुछ अनचाहा नहीं हुआ तो तुम जल्द ही बच्चे पैदा कर पाओगे और कम से कम एक घोंसला तो बना ही लोगे। जू जिशान और जू हेताओ की बातें सुनकर जू वुआन और जोश में आ गया और अपने सामने सिमटी हुई डरपोक लड़की को ध्यान से देखने लगा। ये लड़की लगभग 18 साल की थी और उसका लुक एवरेज था। उसे मुश्किल से पास होने लायक नंबर मिलते थे। उसका शरीर भी उतना अच्छा नहीं था, थोड़ा फूला हुआ लग रहा था। उसकी हर हरकत से उसे एक जाना पहचाना एहसास होता था, जैसे उसने कोई जानवर देख लिया हो। एवरेज लुक्स, एवरेज फिगर, बहुत खराब नेचर, अजीब बिहेवियर। क्राउन प्रिंस के पैलेस में लगभग 100 सुंदरियों के मुकाबले, यहाँ तक कि बाहर की दुनिया की आम औरतों के मुकाबले भी वह अभी भी काफ़ी कमतर थी। क्या तुम्हें यकीन है कि यह एक बेमिसाल सुंदरी है? जू वुआन ने जू जिशान और जू हेताओ को शक से देखा, उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। जू जिशान और जू हेताओ ने जू वुआन की नज़र में कुछ नोटिस किया और मुस्कुराते हुए उनके पास चले गए। भाई 168, तुम्हें यकीन नहीं होता कि यह एक बेमिसाल खूबसूरती है? जू वयांग ने आंखें घुमाईं। कोई बेवकूफ़ ही यकीन करेगा कि यह एक बेमिसाल खूबसूरती है। वह अंधा नहीं था, वह कैसे नहीं देख सकता था कि उसके सामने वाली लड़की बहुत आम थी। लेकिन जू जिशान और जू हेताओ के कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन देखकर जू वुआन को एक आइडिया आया। क्या इस लड़की में कुछ खास है? हाँ, जू जिशान ने प्यार से कहा, साउथ वेस्टलैंड में एक अजीब लड़की है। वह एक सुअर के साथ पैदा हुई थी। उसने बचपन से सुअर का दूध पिया और सुअर की तरह बड़ी हुई। इस लड़की की माँ एक सुअर लड़की है जो 100 साल में शायद ही कभी देखी गई हो। सुअर लड़की? क्या सुअर लड़की में कुछ खास है? जू वुआन हैरान रह गया। जू हेताओ ने सिर हिलाया। भाई 168, तुम्हें सुअरों के बारे में पता होना चाहिए। वे बहुत आसानी से प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जब वे बच्चे देती हैं तो वे बच्चों के झुंड में रहती हैं। इस सुअर लड़की को सुअर की यह खासियत विरासत में मिली है। उसके लिए प्रेग्नेंट होना बहुत आसान है। इसके अलावा वह हर बार प्रेग्नेंट होने पर कम से कम 2 या उससे ज़्यादा बच्चों को जन्म दे सकती है। उसके लिए एक बार में 3 या 4 बच्चों को जन्म देना नॉर्मल है। इसलिए कुछ लोग जो बच्चे चाहते हैं, उनकी नज़र में ये सुअर लड़की एक बेमिसाल खूबसूरती है। जैसे भाई 168, जू जिशान ने धीरे से पंखा झला। अब भाई 168, तुम जानते हो कि यह सुअर लड़की कितनी प्यारी है। वह हमारे नौजवान देश की अकेली सुअर लड़की हो सकती है। हम दोनों ने उसे तुम्हारे लिए लाने में बहुत मेहनत की है। भाई, हमें निराश मत करना। तुम्हें भविष्य में इस सुअर लड़की के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, डॉट डॉट डॉट, उद्धरण चिन्ह। जू वानहाओ को यह समझाने के बाद कि सुअर लड़की कितनी कीमती है, जू जिशान और जू हेताओ ने सुअर लड़की को जू वानहाओ के पास छोड़ दिया और क्राउन प्रिंस पैलेस से चले गए। अपने सामने अजीब दिखने वाली और सुअर की पॉटी की हल्की गंध वाली सुअर जैसी लड़की को देखकर जू वुआन का चेहरा तमतमा गया। हालांकि जू वानहाओ अपने दिल में जानता था कि अगर वह ऐसी सुअर जैसी लड़की के साथ समय बिताएगा तो वह निश्चित रूप से एक बड़ा ब्रेक थ्रू पॉइंट हासिल कर पाएगा, यहाँ तक कि लियूरू के साथ रहने से भी ज़्यादा। हालांकि जब उसने क्राउन प्रिंस पैलेस की सभी खूबसूरत लड़कियों के बारे में सोचा और फिर उस अजीब और बदबूदार सुअर लड़की को देखा, तो जू वुआन सच में ऐसा करने के लिए खुद को मजबूर नहीं कर सका। भले ही वह जानता था कि यह सुअर जैसी लड़की बहुत कीमती है, जू वयांग उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं कर सका जिसे बताया न जा सके। इसके अलावा जू वुआन अच्छी तरह जानता था कि वह अपने आसपास की सुंदरियों को प्रेग्नेंट इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके जीन्स बहुत ज़्यादा परफेक्ट थे। आम औरतें अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। सिर्फ ज़ियानतियन दायरे की औरतों के प्रेग्नेंट होने का एक निश्चित चांस था। ज़ियानतियन दायरे से नीचे की औरतों के लिए यह असल में नामुमकिन था। इसके अलावा जैसे जैसे जू वुआन की ताकत बढ़ती गई, उसके शरीर की टेम्परिंग भी और ज़्यादा पावरफुल होती गई। उसके जीन्स भी इसके साथ बढ़ते गए। उस समय उसके लिए प्रेग्नेंट होना पक्का ज़्यादा मुश्किल हो गया होगा।
ये सुअर जैसी लड़की आम लोगों के लिए प्रेगनेंसी का खजाना हो सकती है, लेकिन जू वुआन के लिए ये सच में बेकार थी। ज़्यादा से ज़्यादा वह जू वयांग को बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स कमाने में मदद कर सकता था और उसे कोनेट रेल्म के पीक के एक कदम और करीब ले जा सकता था। लेकिन इस छोटे से फायदे के लिए अपनी जान और शरीर बेचना कुछ ऐसा था जो जू वयांग सच में नहीं कर सकता था। इसलिए जब जू जिशान और जू हेताओ के बड़े तोहफों का सामना हुआ तो जू वयांग सिर्फ मना कर सका। उसने महल में शाही डॉक्टर का नाम लेकर यह भी बताया कि सुअर लड़की उस पर बेअसर थी। ऐसी टॉप ग्रेड चीज़ को जू जिशान और जू हेताओ के मज़े के लिए छोड़ देना ही बेहतर था। जू जिशान और जू हेताओ जू वुयान की तरह सफाई के दीवाने नहीं थे। कुछ ही समय बाद जू वुयान ने सुना कि जू जिशान के यहाँ सुअर लड़की 3 बच्चों से प्रेग्नेंट है। ऐसे टेस्ट ने जू वुयान को सच में हैरान कर दिया। सुअर जैसी लड़की के अलावा कुछ राजकुमार और राजकुमारियां भी थे जिन्होंने जू वुयान के लिए कुछ अजीब तरकीबें निकाली थीं। किनशिप टेक्निक। सो कॉल्ड किनशिप टेक्निक में एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था जिससे एक आदमी और औरत के प्रेग्नेंट होने का चांस बढ़ जाता था। इसका असर भी बहुत अच्छा होता था। लेकिन अगर कोई आर्ट ऑफ किनशिप का इस्तेमाल करना चाहता था तो उनका खून का रिश्ता बहुत करीबी होना चाहिए था। इसी वजह से कुछ राजकुमारों और राजकुमारियों ने खास तौर पर जू वुआन के लिए कुछ कजिन ढूंढे थे, इस उम्मीद में कि जू वुआन उनके साथ किनशिप की आर्ट सीखेगी और जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाएगी। यह जू वुआन को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। जू वुआन करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी की कमियों के बारे में बहुत साफ थी, इसलिए वह इन लोगों के अच्छे इरादों को मना करने के लिए सिर्फ शाही डॉक्टर का बहाना बना सकती थी। सुअर जैसी लड़की और किनशिप की आर्ट के अलावा कुछ राजकुमारों और राजकुमारियों ने कुछ अजीब चीज़ें और तरीके भी भेजे। अगर यह जू वुआन के नैतिक मूल्यों और विवेक के खिलाफ नहीं होता तो जू वुआन भी इसे आजमाता। वह असल में बच्चे को जन्म देने के लिए ऐसा नहीं कर रहा था। आखिरकार वह अपनी स्थिति के बारे में जानता था। हालांकि जू वुआन ने फिर भी ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट्स कमाने के अलावा किसी और वजह से ऐसा नहीं किया। मेजबान को बधाई कि महल के लोगों ने उसे ज़िंदगी में पहली बार अपाहिज समझ लिया। तुम्हें 10 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। मेजबान को बधाई की ज़िंदगी में पहली बार उसे हिजड़ा समझ लिया गया। तुम्हें 20 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। मेजबान को बधाई की ज़िंदगी में पहली बार मून कैपिटल के लाखों लोगों ने उसे बेकार समझ लिया। तुम्हें 30 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। मेजबान को बधाई की ज़िंदगी में पहली बार मून कैपिटल के लाखों लोगों ने उसे हिजड़ा समझ लिया। तुम्हें 50 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। जू वुआन को यह देखकर हैरानी हुई कि उसने हर तरह के अमृत, जानवरों के कोड़े और स्वर्ग के खजाने देखे, यहाँ तक कि लोक देवता डॉक्टर, लोक एक्सपर्ट और खास नुस्खे भी थे, वे जू वुआन को वारिस नहीं बनने दे सकते थे। धीरे धीरे सब एक राय पर पहुंच गए। इंसानी जड़ जू वयांग के भविष्य की तरह थी और उसे बचाने का कोई तरीका नहीं था। जू वुआन एक नकली हिजड़े से सच में हिजड़ा बन गया था। वह अब जू शाही परिवार के लिए बच्चे पैदा करने का जरिया बनने के लायक नहीं था। जू वानहाओ कुछ समय के लिए इसे गलत साबित करने में थोड़ा कमज़ोर था। आखिर वह अब किसी औरत को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता था, भले ही उसकी इंसानी जड़ सच में ठीक हो। इसके उलट वह उम्मीद से कहीं ज़्यादा मजबूत थी। इसके अलावा अगर खेती की दुनिया में किसी ताकतवर परिवार या ताकत को जू वयांग की असली हालत का पता चल जाता तो वे शायद जू वयांग को वापस छीनकर उसे ब्रीडिंग का घोड़ा बनाना चाहते। जू वयांग एक खुशबूदार केक था जिसे सभी खेती करने वाली ताकतें और परिवार चाहते थे। लेकिन अभी के जू वुआन की तलवार धूल से ढकी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि वह कितना ताकतवर था। वह बस चुपचाप बेइज्जती सह सकता था और उस दिन का इंतजार कर सकता था जब वह आसमान में उड़ेगा। नतीजतन इंपीरियल पैलेस, मून कैपिटल और 9 झाओ कंट्री हिल गए। ब्रेक थ्रू पॉइंट कैसे नहीं हो सकता था। लाखों ब्रेक थ्रू पॉइंट आए जिससे जू वुआन की ताकत बार बार कोनेट रेल्म के आखिरी स्टेज की लिमिट तक पहुंच गई। इसके बाद परफेक्ट कोनेट रेल्म की रुकावट को तोड़ने का समय था। इस दौरान राजकुमारों और राजकुमारियों, हरम में रखैलों, लोगों के बीच दिव्य डॉक्टरों और लोगों के बीच एक्सपर्ट्स की मदद से जू वयांग ने पहले ही बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट कमा लिए थे और कोनेट रेल्म के पीक पर पहुंचने के करीब था। और अब इन लोगों की वजह से नकली हिजड़े का टाइटल असली हिजड़े में अपग्रेड हो गया था। यह एक बहुत बड़ा बदलाव था। इस बदलाव की मदद से जू वयांग के नाम ने एक बार फिर इंपीरियल पैलेस, इंपीरियल सिटी, मून कैपिटल और 9 झाओ नेशन को हिला दिया। उसके नाम ने तो सदर्न वेस्टलैंड को भी हिला दिया। हालांकि जू वुआन को असली हिजड़ा क्राउन प्रिंस के टाइटल में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसे यह निकनेम पसंद नहीं था, लेकिन सच कहूं तो इन बुरी रेप्यूटेशन से जो ब्रेक थ्रू पॉइंट आया वह था कितना खुशबूदार। खुशबू हजारों मील दूर तक फैलकर किसी के भी दिल में उतर जाती थी, जिसे कोई रोक नहीं पाता था। ब्रेक थ्रू पॉइंट से फ़ायदा देखकर जू वुआन को अब अपनी रेप्यूटेशन की कोई परवाह नहीं थी।
जू वुआंग, जो मॉडर्न सोसाइटी से आया था और जिसने कई ट्रांसमाइग्रेशन नॉवेल और टेलीविज़न शो पढ़े थे, उसके लिए रेप्यूटेशन ज़रूरी नहीं थी। असली फ़ायदे ही उसके लिए सबसे ज़्यादा कीमती थे। ओल्ड मास्टर मा बाओगुओ की हेयर कनेक्टिंग स्किल पूरी मार्शल दुनिया में मशहूर थी। क्या उन्हें नहीं पता था कि यह बहुत शर्मनाक है? लेकिन उन्होंने फिर भी ये किया। सबको पता था क्यों। टिकटॉक और फास्ट हैंड्स पर ऐसी लड़कियां भी थीं जो दूसरों के लुक्स को नज़रअंदाज करके अपने खूबसूरत और सुंदर छोटे चेहरों को दीवार से रगड़ती थीं। क्या उन्हें पब्लिक में नाचते, गाते और मजाक करते समय शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी? फिर भी वे वही करते थे जो वे चाहते थे। वजह साफ थी, भले ही कोई सोचे। कुछ सेलिब्रिटी भी थे जो पब्लिक में आते थे, बेशर्म होते थे, अपनी ही बात पर अड़े रहते थे और दूसरों को धोखा देते थे। हाइप करने के हर तरह के तरीके और भी घटिया होते जा रहे थे, और वे कुछ टैल चांदी पाने के लिए अपनी बदनाम रेप्यूटेशन का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। इन लोगों की तुलना में जू वुआन को लगा कि उसे अभी बहुत कुछ करना है। कम से कम वह जिंदा रहने के लिए सुअर बनने का नाटक तो कर रहा था और उसका दूसरों को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। तो क्या हुआ अगर क्राउन प्रिंस निकम्मा है? तो क्या हुआ अगर क्राउन प्रिंस नाकाबिल है? ब्रेकथ्रू पॉइंट्स की बढ़त महसूस करते हुए जू वुआन मुस्कुरा रहा था। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो ब्रेकथ्रू पॉइंट्स की इतनी बड़ी वेव को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी ताकत कोने ट्रेल के पीक तक आगे बढ़ पाएगी। बहुत सारे ब्रेकथ्रू पॉइंट्स अजीब पावर की वेव में बदल गए जो वेस्ट सी एसेंस स्क्रिप्चर के रूट के हिसाब से सर्कुलेट हो रही थीं। बहुत जल्दी यह जू वुआन के लोअर डेंटियन और 9 मेजर चक्र मेरिडियन में मिल गई और प्योर वेस्ट सी इनर एसेंस में बदल गई। वेस्ट सी इनर एसेंस उसके लोअर डेंटियन, 9 मेजर चक्र मेरिडियन और उसके शरीर के आसपास के हिस्सों को नरिश करता रहा। ब्रेकथ्रू पॉइंट एक और तरह की पावर में भी बदल गया जिसने जू वुआन के शरीर को बेहतर बनाने में वेस्ट सी इनर एसेंस की मदद की। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे और इसका असर बहुत शॉकिंग था। उसके लोअर डेंटियन में वेस्ट सी इंटरनल एसेंस नंगी आंखों से दिखने वाली स्पीड से फैल रहा था। थोड़े ही टाइम में ये कुछ मील से 10 मील के रेडियस तक फैल गया और फिर फैलता रहा। 10 मील के दायरे में 11 मील, 12 मील का दायरा, 15 मील, 18 मील, 20 मील का दायरा, पूरे रास्ते 30 मील के दायरे तक। जू वुआन को एक बॉटलनेक होने का एहसास हुआ, लेकिन अभी भी 10 मिलियन से ज़्यादा पॉइंट बचे थे। यह उसके लिए ब्रेकथ्रू करने के लिए काफ़ी होना चाहिए। जू वुआन पूरी तरह से फोकस्ड था। वेस्ट सी टेक्निक डायग्राम को एक्सट्रीम तक सर्कुलेट किया गया। इसने उस अजीब पावर को एब्जॉर्ब किया जो हैरानी की स्पीड से लुढ़क रही थी और कमज़ोर दिखने वाले लेकिन असल में बहुत मजबूत बॉटलनेक पर हमला किया। बूम बूम बूम। अनगिनत हमलों के बाद जब सिर्फ हज़ारों ब्रेकथ्रू पॉइंट बचे थे तो एक दरार के साथ बॉटलनेक की बेड़ियां कांच की तरह टूट गईं और इटर्नल सी का विशाल अंदरूनी हिस्सा 31 मील के दायरे तक फैल गया। आम हालात में जब ज़ियानिटियन दायरे के पीक पर कोई बेमिसाल एक्सपर्ट अभी आगे बढ़ा था तो उसके निचले डेंटियन में ज़ियानिटियन इन युआन से बनी झील का रेडियस ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मील होगा और रेडियस 9 मील से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जू वुआन अलग थी। जब वह लेट स्टेज कोनेट दायरे में थी तो उसके निचले डेंटियन में इन एलिमेंटल झील का घेरा 9 मील से ज़्यादा हो गया था। जब उसने अभी परफेक्टेड कोनेट दायरे में कदम रखा था तो इन एलिमेंटल झील का घेरा 31 मील तक बढ़ गया था, जो उसी दायरे के मार्शल आर्टिस्ट से कई गुना ज़्यादा था। इसके अलावा न सिर्फ क्वांटिटी इतनी थी बल्कि क्वालिटी भी उसी लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से कई गुना ज़्यादा थी। कुल मिलाकर जू वुआन का अंदरूनी अंदर का सार उसी लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से लगभग 10 गुना ज़्यादा मजबूत था। होस्ट को ज़िंदगी में पहली बार कोनेट रेल्म के पीक पर पहुंचने के लिए बधाई। आपने 36 मिलियन ब्रेकथ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। जू वुआन, जो शुरू में अपनी ताकत को मजबूत करने के बारे में परेशान था, उसे ब्रेकथ्रू के बाद इनाम के तौर पर 30 मिलियन से ज़्यादा ब्रेकथ्रू पॉइंट्स मिले थे। इसलिए उसने अपने अभी के रेल्म को स्टेबल करने के लिए ब्रेकथ्रू पॉइंट से बदली हुई अजीब ताकत को फिर से एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। उसकी नज़र अनजाने में फ्री ब्रेकथ्रू पॉइंट्स की संख्या पर पड़ी। जू वुआन ये देखकर चौंक गया कि फ्री ब्रेकथ्रू पॉइंट्स की संख्या पहले ही 9 डिजिट तक पहुंच चुकी थी। इतने सारे फ्री ब्रेकथ्रू पॉइंट्स के साथ जू वुआन के लिए कुछ बेमिसाल मार्शल आर्ट्स को परफेक्शन रेल्म तक पहुंचाना पूरी तरह से काफ़ी था। बिना ज़्यादा सोचे जू वुआन ने अपना सारा ध्यान कल्टीवेशन पर लगा दिया। उसकी शुरू में ऊपरी ताकत कम होने लगी। एक अनजान समय के बाद जू वुआन ने ब्रेकथ्रू पॉइंट्स की इस बड़ी लहर को एब्जॉर्ब कर लिया और अपने अभी के रेल्म को स्टेबल कर लिया। 9 चक्र मेरिडियन बड़ी नदियों की तरह थे और विशाल समुद्र का अंदरूनी सार अंदर लगातार उमड़ रहा था। विशाल समुद्र का अंदरूनी सार एक अजीब रास्ते पर घूम रहा था और आखिर में निचले डेंटियन में इकट्ठा हो गया, जिससे निचले डेंटियन में विशाल समुद्र का अंदरूनी सार लगातार बढ़ता गया और ज़्यादा शुद्ध होता गया। जब वह कोनेट दायरे के आखिरी स्टेज में पहुंचा तो जू वुआन को भरोसा था कि वह पागल सम्राट जू जेनवू को हरा सकता है और 9 झाओ देश में नंबर 1 बेजोड़ एक्सपर्ट बन सकता है।
अब जब वह एक कदम और आगे बढ़ गया था और परफेक्ट कोनेट दायरे में पहुंच गया था, तो जू वुयान की पूरी ताकत और बढ़ गई थी। यहाँ तक कि पागल सम्राट जू झेनवू भी निश्चित रूप से जू वुयान का मुकाबला नहीं कर सकता था। नाइन झाओ देश में जू वुयान की ताकत को सच में अजेय कहा जा सकता है। 1 महीने तक शयन कक्ष में छिपे रहने और कई दिनों तक बिस्तर पर लेटे रहने के दौरान उसने कचरा युवराज, अक्षम युवराज, मूर्ख युवराज, हिजड़ा युवराज जैसे शब्द बोलने में संकोच नहीं किया। इस समय अगर जू वानहाओ चाहती तो वह किसी भी समय शाही शहर से भाग सकती थी और दक्षिणी बंजर भूमि में स्वतंत्र रूप से रह सकती थी। लेकिन महल में अभी भी बहुत सारे फायदे थे जो उसे मिलने बाकी थे। इस समय जू वियांग इतनी जल्दी यह जगह नहीं छोड़ना चाहता था। उसे जो भी फायदे मिलने चाहिए थे उन्हें पाने के बाद इस जगह को छोड़ने में ज़्यादा देर नहीं होगी, या शायद वह इस जगह को फिर कभी नहीं छोड़ेगा। जू वुयान की अभी की ताकत के साथ उसके लिए जिंदा रहना मुश्किल नहीं था, लेकिन उसके लिए पागल सम्राट जू झेनवू को मारना और जिउझाओ का नया सम्राट बनना मुश्किल होगा। आखिरकार पागल सम्राट जू झेनवू ने 100 साल तक कड़ी मेहनत की थी। उसके साथ अनगिनत एक्सपर्ट थे और उसकी रक्षा के लिए कई तरह के ग्रुप थे। हालांकि जू वुयान को कोई हरा नहीं सकता था, फिर भी मुश्किलों की परतों को तोड़कर पागल सम्राट जू झेनवू को सफलतापूर्वक मारना बहुत मुश्किल था। लेकिन जू वियांग को इस समय पहले ही समझ आ गया था, उसे सीधे दुश्मन के पास जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।